नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फाइनली आप लोगों की डिमांड पर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है और वो वीडियो है इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है पटवार को लेकर। उसके लिए हमने एक वीडियो शूट किया है, जिस वीडियो में हम आपको कराएंगे कि पिछली पटवार परीक्षा में अधीनस्थ बोर्ड ने यानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे थे। तो बच्चों, ये जो वीडियो आपके सामने आ रहा है, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैथ्स को लेकर पूछे गए थे वो सभी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। यानी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है बेटा, जो कि एग्जाम हुआ था 23 और 24 तारीख को, कब है ना, 2021 में हुआ था। 23-24 अक्टूबर को आई थिंक एग्जाम हुआ था। जी हाँ, 23-24 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। और इस वीडियो में आपको जितने भी लगभग 65-70 क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी, यानी आई थिंक 65 से 70 क्वेश्चन, मुझे पूरा याद नहीं है, बट मतलब इतने क्वेश्चन इसमें हैं और उन सभी का आपको क्या कराया जाएगा, सॉल्यूशन कराया जाएगा, वो भी स्मार्ट तरीके से। जी हाँ साथियों, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं पटवार की या वीडियो की, तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। आप इसको जरूर देखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेस्ट और गजब की बना सकते हैं बच्चों। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करेगा। और मैं आपसे एक और बात, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप मुझे जितने ज्यादा बच्चे इस पे कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा, और अगर आप डिमांड करेंगे रीजनिंग को लेकर, तो मैं आपके लिए रीजनिंग का वीडियो भी लेकर आऊंगा कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे बच्चों एग्जाम में किस तरह के अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे थे। क्योंकि आपको पता है कि पटवार के जो पेपर में मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो 30% पोर्शन है। जी हाँ, 30% पोर्शन मैथ्स का है। तो इसका मतलब ये है कि आपके टोटल 45 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के मिलाकर आते हैं। और हर पेपर में अगर मैं बात करूं, तो जो हर पेपर के अंदर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे 45 में से, अगर मैं रेशो की बात करूं, तो लगभग 20 से 25 का जो रेशो रहा था, वो 20 का क्वेश्चन का रेशो रहा था मैथ्स का और 25 क्वेश्चन रहा था रीजनिंग का। तो अधीनस्थ बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है, फेरबदल कर सकता है। तो आप जरूर देखिएगा कि किस तरह के सॉल्यूशन आपको करवाए गए हैं। और आप जो डिमांड करेंगे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और उम्मीद करूंगा कि कमेंट करके जरूर ये बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, ये ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखिएगा दोस्तों। और अगर आप भी करना चाहते हैं पटवार के लिए मैथ्स रीजनिंग की तैयारी, यानी आप 30% पोर्शन को कवर करना चाहते हैं, तो बच्चों आप आज ही हमारे मैथ्स और रीजनिंग के जो लाइव बैच है उससे जुड़ सकते हैं दोस्तों। पटवार के लिए हमने एक नया लाइव बैच स्टार्ट कर दिया है। अगर आप पटवार की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर मैथ्स रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, यानी 30% पोर्शन आप अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं बच्चों, कितना परसेंट, 30% पोर्शन आपको ध्यान रखना है मैथ्स और रीजनिंग का रहेगा पटवार के सिलेबस में। आपने पटवार का सिलेबस नहीं देखा है, और इसकी जो एग्जाम डेट है वो 10 और 11 मई को होगी। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे पटवार की तैयारी करना चाहते हैं, आज ही हमारी ऐप अनंत एजुकेशन को इंस्टॉल करें। और अनंत एजुकेशन को इंस्टॉल करके आप हमारे पटवार के कोर्स, लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत कम शुल्क में। मैं कहूंगा आप लोगों को 50% छूट के साथ आपको ये ऑफर, ये कोर्स आपको मिल रहा है। तो जो भी बच्चे पटवार की तैयारी करना चाहते हैं मैथ रीजनिंग को लेकर, वो हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। और ये कोर्स बड़ा ही शानदार कोर्स है, जबरदस्त तैयारी होगी, बड़ा ही मजेदार कोर्स रहेगा, जरूर जुड़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे अच्छी बात कि इस वीडियो की अगर मैं कहूँ पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा 8005703880 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारा जो पटवार का जो कोर्स है उसके अंदर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी बच्चों। तो आप इस पीडीएफ से जुड़ सकते हैं, की पीडीएफ ले सकते हैं आप हमारी ऐप पर जाकर। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप करिए पटवार के नाम से, आपको इसका वो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, देखिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न। यह है 69 - 14 × 3 + 2 अपॉन 9 × 5 - 5 का स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन में कहूंगा। सीधी कैलकुलेशन आपसे पूछी गई है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो जैसे आप देखोगे 69 का 69 -14 × 3, पहले मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 42 + 2 डिवाइडेड बाय, अगर हम देखें तो 9 × 5, 9 × 5 क्या हो गया 45, और 5 का स्क्वायर 25। सिंपल करेंगे तो ऊपर आएगा बेटा जोड़ने पर, अगर देखो घटाओ, अगर देखोगे माइनस का 40 बचेगा, और माइनस का 40 घटाए तो प्लस का 29 बचेगा। तो 29/20 हमारे पास इसका वैल्यू रह जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो देखो भाग लगाने की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप जैसे मान लो 20 से भाग लगा रहे हो तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो, ज़्यादा बेटर है।
बाकी आप भाग लगा सकते हो, कोई दिक्कत, नीचे 100 हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 145, यानी 1.45 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए, इसका बेटा बिल्कुल राइट आंसर है। 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्या कह रहा है, 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याएं, यानी एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन किस पर पूछा गया है, अभाज्य पर। अब देखो 60 और 90 के बीच में अगर छोटी सी भी गलती करी अभाज्य संख्याओं को पढ़ने में, तो गलती होने मतलब छोटी सी गलती करी तो क्वेश्चन पूरा ही गलत होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो 60 और 90 के बीच, तो 60 के बाद 61 क्या एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल। अब देखो सम संख्या कभी अभाज्य नहीं होती, ध्यान रखना, सम संख्या 2 के अलावा कोई अभाज्य नहीं होती है। तो अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, तो आगे अगर हम देखें तो 61 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या है बेटा 63 नहीं होगी, अब सीधी क्या होगी, 67 67 होगी। 67 के बाद क्या होगी, 71 होगी। 71 के बाद 73 होगी। 73 के बाद 79 होगी। ठीक है, ये देखो अभाज्य संख्याएं। अब देखो 70 की लाइन में, अब 80 की लाइन में बात करेंगे, 81 नहीं होती, 83 पे बात करो, 83। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर आपको पता है अगर बच्चों अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो 83, अब 83 के बाद हम देखें तो 85 नहीं होती, लेकिन 89 होती है। ठीक है, ये सभी हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और अगर अभाज्य संख्या है तो कितनी संख्याएं हैं, इनको जोड़कर इसका भाग लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 अभाज्य संख्याएं, तो जोड़कर 7 का भाग लगा दीजिए, एक तरीका तो ये है। बाकी अगर आप चाहें तो एवरेज अपने मन से मान सकते हैं इनको देखकर, जैसे 74 मान सकते हैं, तो 74 के हिसाब से करते हो, एक तो यही जोड़ लो। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है तो जोड़ो, जैसे 6 सॉरी 1 और 7 8 और एक 9, 9 और 3 12, 12 और 9, 12 और 9 21, 21 और 3 21 और 3 24, 24 और 9 33 होता है, 33 का 3। ठीक है, कैरी 3, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 और 7 36, 36 और 8 अगर हम बात करें 44, 44 और 8 52। ठीक है, तो 5 2 3 अपॉन 7 भाग लगाया, तो सातों सातों 49, कितना बचेगा बच्चे, ये बचेगा हमारे पास 33 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 0.74 वाले दो ऑप्शन है, 28 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बचेगा कितना, 5, तो हो गया 71, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेशन को और अच्छा से करना चाहते हैं तो ये जो नंबर लिखे ना 61, ठीक है, 67, 71, 73, 79, कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से एक नंबर मान लो। ठीक है, तो अपनी मर्जी से कौन सा नंबर मानोगे आप, तो आप बोलोगे सर मैं एक काम करता हूँ, इस ऑप्शन को देख के लग रहा है सब 70 से ऊपर है, तो आप जैसे मैंने 74 मान लिया, क्योंकि दो ऑप्शन 70 के पास है, तो 74 मान लिया। तो बताओ 74 से कितना कम है, ये 13 कम है। ये 74 से कितना कम है, 7 कम है। ये 74 से कितना कम है, 3 कम है। ये 74 से कितना कम है, 1 कम है। ये 74 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ये 74 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। ये 74 से कितना ज़्यादा है, ये 15 ज़्यादा है। ठीक है, अब आप देखो कि इस कैलकुलेशन को समझना एक बार। अब देखो इतने बड़े नंबर को जोड़ने के बजाय अगर आप इसको देखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। तो देखो इसको इस तरह से कैलकुलेशन करना है कि इनको जोड़ लो। वैसे तो आप देखो, अगर आप देखो तो 13 और 3 16, ठीक है ना, 16 और 7, 16 और 7 23 और एक 24, हमारे पास 24 आ गया। अब 15 और 9 24 हो चुका है, खत्म हो चुका है, बचा कितना, टोटल 5 बचा इसका, कितना बचा, 5। तो देखो मैंने 74 तो माना ही था, प्लस अब बचा कितना, 5, और 5 कितने लोगों का बचा है, 7 लोगों का, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, अगर माइनस में बचे डेविएशन तो माइनस कर दीजिए। तो देखो कैलकुलेशन आसान हो गई, 74 प्लस 5/7, और आप देखोगे तो जो इसका लगभग मान आएगा 74.71 के नियर बाय आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये सिक्कों वाले तो हमारे जो मैं कहूँ बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं बोर्ड के। और क्या क्वेश्चन है कि एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, कि कुल 175 सिक्के हैं। सिक्के 175 दिए, यदि क्या बोला, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के कुल मूल्य समान हो तो बैग में कुल राशि क्या है, आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला तीनों के मूल्य समान है, तीनों में सिक्कों के जो मूल्य है, यानी जैसे अगर मान लो 1 रुपए के 5 सिक्के तो 5 रुपए हो गए, ऐसे ही अगर 50 पैसे के सिक्के जो मान लो 10 सिक्के हुए तो वो भी 5 रुपए हुए, तो उनका मूल्य क्या है, बराबर है। तो उस मूल्य की बात कर रही है, तो पूछ रहा है बैग में कुल कितनी राशि है। अब इसको कैसे हम आसान तरीके से करेंगे ये समझिएगा एक बार आप, बहुत प्यारा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो सबसे पहले 1 रुपए के सिक्के की बात कर रहे हैं, फिर 50 पैसे के सिक्के की बात कर रहे हैं, और उसके बाद 25 पैसे के सिक्के की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें सिक्कों की संख्या कितनी है,
कुल मिलाकर तो 175 दे रखा है, पर ऐसे सिक्कों की संख्या बोलूं तो मुझे नहीं पता कि सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले मैं क्या मानता हूँ, इसकी संख्या x है, इसकी संख्या y है, इसकी संख्या क्या है बेटा, z है। मान लेता हूँ, मान लिया। अब यहाँ पर तीनों का मूल्य निकाला, तो बेटा अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो जरा देखो एक बार यहाँ पर कि इनके मूल्य निकालोगे तो इसका मूल्य कितना हुआ बेटा, ये हुआ 1 रुपए। ये क्या हुआ, 1 रुपए। और इसको मैं अगर चाहूँ तो 100 पैसे बोल दूं, तो इस 1 रुपए को क्या बोल दो, 100 पैसों, 100 पैसे। ठीक है, अगर आपने इसको 100 पैसे बोला तो देखो इससे क्या फायदा होगा। तो आप देखो यहाँ पर कितना हुआ, 100x हुआ। इसके मूल्य, इसकी राशि कितनी हुई, 100x। इसकी राशि कितनी आएगी, 50y। और इसकी राशि क्या आएगी बेटा, 25z। क्या यही आएगी कि नहीं आएगी, आप बोलोगे हाँ यही आएगी। और मैंने तीनों के बीच में बराबर क्यों लगाया है, क्योंकि तीनों का मूल्य क्या है, समान है। तो संख्या इस तरह से लेनी है। अब मुझे एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। तो जब अगर चाहो तो पहले काट लो इसको, ये हो गया 4x, ये हो गया 2y, और ये हो गया z। 25 से काट दिया। तो यहाँ से x रेशो y रेशो z का मान निकालोगे तो क्या आएगा, तो जब x का निकालना तो x को छुपा लो, 2 × 1 तो 2 लिखा। y का निकालना है तो y वाले को छुपा लो, 4 × 1 4 लिखा। और z का निकालना है, z को छुपा लो, 4 दूनी 8, यानी इनके कांस्टेंट को गुणा करना है। तो आप देखो रेशियो क्या आया, 1:2:8। ये आ गया इनके सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो 1, 2 और 8 हमारे पास आ गया। ठीक, 1 और 2 और 4 आ गया, 8 नहीं 4 आ गया, काट लिया। तो टोटल सिक्के कितने हैं, 7। अब 7 का मान 175 दे रखा है। तो 1:2:4 का मान है अपने पास 7। और 7 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर इसका मान 175 दे रखा है। तो 175 का मतलब 25 गुना। तो 25 सिक्के तो इसके हो गए, 50 सिक्के इसके हो गए, और 100 सिक्के इसके हो गए। ठीक है, अब मुझे कुल राशि पूछ रहा है। तो कुल राशि किसकी है, ये 1 रुपए के सिक्के की है एक कुल राशि, ये 1 रुपए की है, ये 50 पैसे की है, और ये 25 पैसे की। पर मैंने जो तरीका आपको बताया उस तरीके से मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने है आप आराम से कर सकते हो। तो ये 25 सिक्के, ये 50 सिक्के, और ये 100 सिक्के। तो 25 पैसे के 100 सिक्के का मतलब कितने हुए, 25 रुपए हो गए। ठीक है, तो 25 से बड़ा आंसर होगा, बहुत बड़ा, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो इसको देखते हैं एक बार। और ये हो गए 25 रुपये हमारे, ये हो गए 25 और 25 50 रुपये हमारे हो गए। और ये कितने हो गए, 50 रुपये के 50 सिक्के, तो 25 ये हुए। तो कुल मिला के कितने हो गए बेटा, 75 रुपये हमारे हो गए। तो ये इसका डेरिवेशन करके मैंने बहुत इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो ये देखो कितना आसान, इससे कई सारी चीजें निकाल सकते हो। अगर मान लो ये सिक्कों की संख्या दी होती अनुपात में, तो आप टोटल राशि निकाल के बराबर कर देते टोटल राशि के। आप वो भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। लागत मूल्य का मतलब होता है बच्चे क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर जितने में लाया उतने में बेचा, लेकिन जब भी आपको ऐसे मात्रा में फेरबदल करे तो जितनी मात्रा बेची है उसको आप अपना कॉस्ट मान लो। तो 900 ग्राम मात्रा आपने बेची है तो वो अपना कॉस्ट हो गया, और कितने में बेची है, 1000 में बेची है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो आप। अब ऐसा क्यों लिखा उसको सुनना, ये तो मैंने आपको समझा दिया, पर ऐसा क्यों लिखा उस बात को समझना। जैसे अगर मैं बोलूं डायरेक्ट तरीका, तो क्या होगा, प्रॉफिट हो गया 50 ग्राम का, किस पर, जो बेचा वो 950 है, गुणा 100 आप कर लीजिए। चलिए ये कट गया 19 बार। तो 100/19 का मतलब हुआ 5 सही। अगर मैं 5 सही 5/19 बोलूँ, पॉइंटों में है तो एक काम करो। ठीक है, अब पॉइंटों में है तो आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है। अब अगर मैं देखता हूँ अगर नहीं याद है तो देखो, 5×50 19×2 38। तो 5.2 वाला कौन सा ऑप्शन है, इकलौता ऑप्शन है सी। तो 5.26% इसका आंसर है। तो ये तो करना ही है आपको डायरेक्ट, लेकिन अगर ऐसा जानना चाहते हैं क्यों, तो देखो मैंने बोला 1 ग्राम जो है बच्चे, वो आप कितने का लाए हैं, मान लो 1 रुपए का लाए हैं। तो बेटा इसका मतलब जो 1000 ग्राम है वो कितने का पड़ेगा आपको, आप 1000 ग्राम कितने का ला रहे हैं, 1000 ग्राम जो है बेटा वो आप 1000 रुपये का लाए होंगे। अब मेरे को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मुझे कह रहा है कि आप 900 ग्राम 50 ग्राम ही तोला है, यानी आप सामने ग्राहक को बेवकूफ बना रहे हो। 1000 ग्राम दिखा रहे हो और 950 ग्राम ही बेच रहे हो, तो 950 ग्राम ही बेच रहे हो। तो 950 ग्राम जो आप बेच रहे हो बच्चे, वो आपका कितने का पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर वो मेरे घर में तो 950 रुपये का ही पड़ रहा है। जो 950 रुपये ग्राम ला रहे हो 950 का ही पड़ रहा है, लेकिन आप उसको जब बेचने गए ना, तो आप कितने में बेच रहे हो, आपको आप उसको बेच रहे हो 1000 रुपये में, क्योंकि आपने ग्राहक को क्या बोला, ग्राहक को बोला कि भाई मैं तो तेरे को 1 किलो ही दे रहा हूँ, उसको थोड़ी ना पता है कि आपने पैकेट में 950 ही रख रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप देखोगे आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और यही आपका आंसर निकाल के देगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के एक चौथाई के बराबर लाभ अर्जित किया। सेंटेंस को पकड़ना है। क्या कह रहा है, एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के एक चौथाई के बराबर लाभ अर्जित किया। खरीद मूल्य के, है ना। अगर मैं इसको समझूं तो बेटा, अगर मेरा सीपी अगर मैं 4 रुपए मानूं तो मुझे प्रॉफिट एक चौथाई हुआ, यानी 1 रुपए हुआ। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चे, विक्रय मूल्य होगा 5 रुपए। ओके, आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, यदि उसने 375 में बेचा तो लागत मूल्य क्या है। तो बताओ, तो यहाँ पर 5 का प्राइस 375 आपको दिया है, यानी लागत मूल्य आपसे पूछ रहा है, क्रय मूल्य। तो 375 जो है ना बच्चे 5 के बराबर है, और आपको 4 का मान निकालना है, तो आएगा 300 रुपये। ठीक है, तो बिना, मतलब मैं कहूँ बिना फॉर्मूले लगाए भी आप क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, अगला फिर एक बोर्ड मास के ऊपर क्वेश्चन है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है, 3120 डिवाइड बाई 26 प्लस 13 गुणा 30। तो देखो 3120 जो है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होगा 26 से, प्लस 13 गुणा 30 आपको करना है। ओके, यूनिट डिजिट तो सब में जीरो आ रही है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट के बाद अगर हम चाहें तो हम यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं। मैं बताऊंगा, चलो अभी रुक जाओ, एक बार देखो पहले कट रहा है क्या ये। 13 दूनी 26, या 26 से काट लो, 26 से कम 26, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 120 तो ये आ गया। तो 120 प्लस 13 × 3 = 39, 390, तो आएगा 510। और मैंने अभी आपको बोला यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। तो देखो सब में जीरो है, छोड़ दो, क्योंकि ऑप्शन में भी जीरो है, छोड़ दो। जीरो के बाद क्या बचा, 1, 9, 3, 4, ये बचा है। तो देखो 6 का भाग 2 में कितनी बार जा रहा है, या तो 6 का भाग 2 में जाएगा 2 बार, या फिर 7 बार, इकाई अंक के हिसाब से। 6 के पहाड़े में 2 कब आता है, तो आप बोलोगे 6 के पहाड़े में 2 2 बार आता है इकाई अंक में, या फिर 7 बार में आता है। तो ऊपर या तो 7 आएगा, और यहाँ पर आएगा कितना बेटा, 3 × 3 = 9। तो 9 यहाँ पर आएगा, और 7 यहाँ। अगर मैं इसको 2 लेता हूँ तो 9 और 2 11, इकाई अंक एक आता है, तो एक आ रहा है यहाँ पर। बाकी 9, और अगर मैं 7 लेता हूँ, 6 है क्या ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्या है, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 480 है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:3 है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक बार बताओ, परिमाप अगर मैं देखूं, लंबाई चौड़ाई का अनुपात, देखो शॉर्ट से भी समझो इसको। अगर लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है, तो परिमाप कितना होगा, 5 और 3 8, 8 और 8 16। तो यहाँ पर परिमाप होगा 16 यूनिट। इसके लिए परिमाप मैं लिख देता हूँ, परिमाप होगा बेटा 16 यूनिट। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 5 है तो 5 है, ये 3। एक बात ध्यान रखिए कि परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो 16 यूनिट का मान जो है ना बेटा, वो 480 दिया हुआ है। तो बताओ 1 यूनिट का मान क्या होगा, 480/16, तो 16×3 = 48, यानी 30 हो गया। 1 यूनिट का मान 30 है, तो 5 यूनिट का मान बताना जरा। तो लंबाई आ गई 150 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई है 3 यूनिट। तो एरिया पूछ रहा है आपसे, तो 150 × 90, तो आएगा 13,500 स्क्वायर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन कैसे, एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में नन ऑफ दीज दे रखा है, और नन ऑफ दीज इसलिए दिया गया है क्योंकि कैलकुलेशन आपसे क्या करवा रहा है, वो गलत करवाने के लिए नन ऑफ दीज दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में से 4 लीटर पानी वाष्पित हो गया, बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। अच्छा बताओ, चीनी कितनी है 6 लीटर में, 6 लीटर में चीनी, तो 6 लीटर में 4% चीनी है, तो 6 × 4/100, तो 0.24 लीटर हमारी क्या है, चीनी है। अब बचे हुए की बात करें, शेष में चीनी, तो चीनी है 0.24, कितने में से, 5 में से। क्यों, 6 लीटर घोल था पहले, 1 लीटर क्या हो गया, वाष्पित हो गया, तो बचेगा कितना, 5 लीटर। तो अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो गुणा क्या करो, 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 100% होता है इसलिए। तो 200, या सीधा 24/5 कर दो। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसके बाद 4.8% इसका राइट आंसर हो गया। तो जैसे ही पानी वाष्पित हुआ, तो चीनी का परसेंटेज क्या हो गया बच्चे, इंक्रीज हो गया है। चलिए अगला देखो क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है,
तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो जब हम पढ़ते हैं बेसिक तो हम करते ही हैं। तो ए की आय बी से 25% ज़्यादा है, तो बी अगर 100 होगा तो ए कितना होगा, 125 होगा, ये बोला गया है। तो बोला बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, तो बताओ बी की आय ए से कम है, जी हाँ कम है 25। किससे, ए से। किससे, ए से। तो 25/125 गुणा 100, और सॉल्व करेंगे तो कट गया 5 बार, तो आएगा 20%। क्या आएगा बेटा, 20% कम है। वैसे तो याद ही होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर आपको। दीपक ने 21,250 की राशि का 6% के लिए निवेश किया। 6 वर्षों पश्चात उसे किस साधारण दर से कुल राशि 26,350 रुपये मिलेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो इतना उसने निवेश किया तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, इतना उसे रिसीव हो रहा है तो ये आपका अमाउंट हो गया। ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो बताओ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 26,350 आपका मिश्रधन है, उसमें से आपने अपना मूलधन निकाला 21,250, तो बेटा क्या बचेगा, ब्याज। तो 350 में 250 गया तो 100, तो हमारा ये हो गया, और 26 में से गया तो 5, 5100 हमारा ब्याज हो गया। पर पता है आपको ये ब्याज कितना, कितने साल का है। अब आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लीजिए, पर आप कॉन्सेप्ट को सीखिए जिससे आपको बहुत फायदा मिले। तो 6 वर्षों का ब्याज है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो 5100 6 साल का है, तो 6 का डिवाइड करो, 6 8 48, कितना बचा, 3 30 6 5 30, तो 850 रुपये 1 साल का ब्याज है। और किस पर मिला है वो, 21,250 पे। तो रेट कैसे निकालते हैं, तो रेट बराबर, देखो कैलकुलेशन देखना अब। 850 रुपये 1 साल का ब्याज है, 21,250 पर गुणा 100, ठीक है, एक जीरो से जीरो कट गई है। अब देखो ये इसका कितना गुना है, ये इसके पहाड़े में जा रहा है या देखो, अगर आप कैलकुलेशन करने जा रहे हो तो कर लो एक बार। जैसे 25 से काटा, 25 चौक 100, 25 से काटा, 25 अठे 200, 25 5 125, ये लो पूरा पूरा कट गया। तो आंसर कितना आ गया बेटा, सीधा सीधा आंसर आ गया 4%, यानी ऑप्शन फर्स्ट। तो सिंपल कैलकुलेशन को करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के अंदर, क्योंकि अगर जल्दबाजी में अगर मान लो कुछ चीज़ की जाए और कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 2000 पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 315.25 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात करो। 2000 रुपये मूलधन है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो बेटा प्रिंसिपल कितना है, सर प्रिंसिपल है 2000 रुपये, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज सी आई कितना है, 315.25, तो अमाउंट कितना है बेटा, 2315.25, और समय कितना है, 3 साल है। तो जब भी आपको रेट निकालनी हो तो आप ऐसे लिखो, प्रिंसिपल और अमाउंट, रेशो निकालो इनका सिंपल रूप में। तो 2000 और अमाउंट कितना है, 2315.25, सिंपल करेंगे तो आएगा बेटा 3 जीरो तो है, और पॉइंट हटा के 2 जीरो आ गई, 2 से गुणा कर दो, एक काम करो, मतलब वही है। अब देखो ये क्यूब में 3 वर्ष है तो क्यूब में जाना चाहिए, अब 3 क्यूब में जाना चाहिए तो क्यूब के लिए कितनी जीरो होना जरूरी है, ये तो 5 जीरो है, क्यूब में कितनी जीरो, 3 जीरो होती है, ये तो 5 जीरो। तो क्या करोगे, इसको काट के देखो दोनों तरफ, 25 से कट रहा है क्या, तो 25 से काटा, 25 अठे 200, 8000, बिल्कुल क्यूब बन गया। और 25 से कट रहा है क्या, देखो 25 नाम 225, कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास कितना, 6, ठीक है, 225 6 बचा, 60 65 हो गया, 25 दूनी 50, 15 बचा, 25 का 150, 25 से कम 25, तो ये बेटा अपने आप जब भी 3 वर्ष बोलेगा तो क्यूब में जाएगा, 2 वर्ष बोलेगा तो स्क्वायर में जाएगा, पर जाएगा जरूर। तो बेटा ये बताओ किसका क्यूब है, आप बोलोगे सर ये 20 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है बेटा, 21 का क्यूब है। तो जरा देखो शुरुआत में 20 से 21 हुआ, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है अंतर कितना आ गया, 1 का अंतर आ गया। तो यहाँ से रेट निकाल लो, तो पहली बार में 1 का जो ब्याज मिला किस पर, 20 पर, 1/20 गुणा 100, ऐसे रेट निकाल सकते हैं। बहुत सरल तरीका है ये रेट निकालने का, ठीक है। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट निकालनी हो इस तरह से आप निकालिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगला देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है, यदि 10 मकड़ियाँ 10 मिनट में 10 मिनट में 10 मक्खियों को पकड़ सकती है, तो 200 मकड़ियाँ 20 मिनट में कितनी मकड़ियाँ पकड़ेगी। अब ये क्वेश्चन हमारा एमडीएच वाला है। अगर मैं कहूँ तो एमडीएच वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सरल है, वो आपने अगर कभी सुना हो तो इस तरह से देखा हो, M1 D1/W1, ठीक है, और डी की जगह आप चाहो तो यहाँ पर टी लिख सकते हो क्योंकि टाइम लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ काम को बटे में रखना है, बाकी सबको गुणा करना है, M2
T2/W2। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 10 मकड़ियाँ 10 मिनट में 10 मक्खी को पकड़ने का काम करती। मक्खी पकड़ना एक काम है हमारा। अगली बार कितनी मकड़ियाँ, तो आप बोलोगे सर 200 मकड़ियाँ। कितनी देर में, 20 मिनट में टाइम। और कितनी मकड़ियाँ पकड़ेगी, W2। तो कटो, देखो दो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो यहाँ पे W2 का मान कितना आ गया बेटा, 400। कितनी पकड़ेंगी, 400, यानी ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया है। चलिए अगला क्या है। एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। ये तो मैं क्लास में करवाता हूँ, बहुत बार क्लास में करवाता हूँ, और पिछली बार एग्जाम में भी आया है। ये क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, लाभ परसेंट ज्ञात करो। यहाँ पर जब भी देखो ये बोल रहा है कि लाभ अर्जित किया, किसका लाभ अर्जित किया, विक्रय मूल्य का, इसको पकड़ लो बस। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि सर ये हमसे नहीं हो पाता। आपके यहाँ पर कभी कभी विक्रय मूल्य लिखा होता है बच्चे, और कभी कभी क्रय मूल्य लिखा होता है। तो सबसे पहले इसको सिंपल बनाइए। ये विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो उसको विक्रय मूल्य लिखा हुआ है ना, इसी को पकड़िए आप। ऐसे मान लो कि एक कैलकुलेटर का जो सीपी है, ओ एसपी है, एसपी मानो, क्योंकि एसपी की बात कर रहा है ना, तो पहले एसपी मानो। एक कैलकुलेटर का एसपी जो है बेटा, वो माना आपने 1 रुपए। तो इसका मतलब 11 कैलकुलेटर का जो एसपी होगा बेटा, वो क्या होगा, 11 रुपए होगा। तो इस तरह से 44 कैलकुलेटर का जो विक्रय मूल्य होगा बेटा, वो होगा 44 रुपए। सही है। एक कैलकुलेटर का क्या हुआ, 1 रुपए। 11 का क्या हुआ, 11 रुपए। 44 का क्या हुआ, 44 रुपए। लेकिन आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि 44 को बेचकर आपको, देखो 44 को 44 में बेचकर आपको 11 का लाभ हुआ। तो बेटा जब लाभ हुआ तो आप क्या लाए थे, ज्यादा में या कम में, तो आप बोलोगे सर हम कम में लाए थे। क्योंकि देखो 44 में तो बेचा, 11 का लाभ हुआ, तो आप लाए कितने में, 33 में। कितने में लाए थे, 33 में। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है बेटा आपको किससे का, 11 का। किस पर, 11 का प्रॉफिट हो रहा है बेटा 33 पर, सीपी पर, गुणा 100। तो 11/33 गुणा 100, ये कट गया 3 बार। तो आंसर आएगा 33.33%। क्या आएगा, ऑप्शन एक, यानी 33.33% इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप एक एक स्टेप को देखिए। आपके सामने क्वेश्चन को करने का जो तरीका है ना, बेस्ट तरीका है। हम उसी की बात कर रहे हैं और उसी तरीके से हम इसको कर पा रहे हैं बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है। दो शंकों की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, उनकी त्रिज्या का अनुपात 3:1 है, उनके आयतन का अनुपात। देखो दो शंकु बोले तो इसका मतलब पहले की ऊंचाई ये, दूसरे की ऊंचाई ये, पहले की त्रिज्या ये, दूसरे की त्रिज्या ये, आपको ऐसे बोला गया है। तो उनके आयतन का अनुपात निकालना है। तो बताओ शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h, ये आयतन होता है। तो दो हैं तो एक बार R1 मान लो, दूसरी बार R2 मान लो, और पाई तो कांस्टेंट होगा, और h को भी एक बार H1 और H2 मान लो। सीधी वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो। 1/3 पाई दोनों में कांस्टेंट है तो कट जाएंगे। R का मान पहले में कितना है, एक, एक का क्यूब, सॉरी एक का स्क्वायर, एक। H1 का मान कितना है, 3। दूसरे में अगर R2 की बात करें, जस्ट ए मिनट वापस देखना, जल्दबाजी में गलती ना करें। ये त्रिज्या है, ठीक है, तो त्रिज्या क्या है, 3। 3 का स्क्वायर, पहले में H1 कितना है, H1 है 1। देखो नहीं तो अभी हम उल्टा लिखते तो उल्टा भी, क्योंकि दोनों में ऑप्शन एक जैसे भी हैं। R2 का मान क्या है, एक, एक का स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है बेटा, 3। तो जरा देखो, ये आ गया 9, ये आ गया 3, अनुपात आ गया 3:1। अगर हम ऑर्डर को गलत पढ़ लेते, देखो इस क्वेश्चन ने दिया भी चालाकी से, ऊंचाई पहले दी गई है, तो आंसर क्या होता, 1:3 हो जाता, पर आंसर अभी क्या है, 3:1। इसका राइट आंसर हो गया है। अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह 24 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। यार अगर वो 84%, देखो अगर मैं बोलता हूँ इनकम जो है बेटा, आप जानते हैं, वैसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इनकम क्या है, 100 रुपये है या 100% है। तो इसका मतलब ये है कि जो उसका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो उसका 84% है। और इसका मतलब सेविंग क्या है बेटा, सेविंग होगी 16%। तो यहाँ पर 16% का मान 24 दिया हुआ है, तो 24 जो है ना बेटा 16% के बराबर है, और आपको 100% का मान पूछा गया है। कट रहा है क्या, 8 से 3 बार, 8 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 50 बार, 50 × 3 यानी 150 इसका सही जवाब हो गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया है। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 4.5%, 4.5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से 450 रुपये की राशि पर 81 रुपये का लाभ पाने में उसे कितना समय लगेगा।
अब ये साधारण ब्याज के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन लाभ बोला है तो लाभ यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है बच्चे। लाभ यहाँ पर क्या है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट आपका लाभ होगा। तो जरा देखो, समय पूछ रहा है आपकी बार। अभी हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, उसमें हमने क्या पूछा था, उसमें हमने वहां पर हमने आपसे पूछा था प्रतिशत, है ना। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है ये, तो देखो जरा, 4.5% से आपको 450 की राशि पर ब्याज मिल रहा है 81 का। अच्छा ये बताओ, एक साल का, ये प्रतिवर्ष है ना, तो एक साल का 1 ईयर का एसआई क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 ईयर का एसआई होगा 450 का 4.5%। प्रतिशत का मतलब बटे में 100, यही होगा बच्चे। और अगर आपने एक पॉइंट हटाया तो यहाँ क्या आएगा, नीचे जीरो आएगा। अब काट लो, इसको काट सकते हो तो काट लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो एक जीरो कट गई। 45 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 20/25, तो आएगा 20.25 रुपए, एक साल का ब्याज आ गया। पर आपको टोटल ब्याज कितना चाहिए, 81 रुपए का, तो कितना समय लगेगा, तो देखो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, तो टाइम निकालना है। तो 81 रुपये ब्याज है, और एक साल में कितना है, 20.25 रुपये ब्याज है। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 4 बार, तो इसका पूरा पूरा भाग गया, क्योंकि 20 × 80 और 0.25 का 4 गुना एक होता है, तो 4 साल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्या है, एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 52 रुपये है, तो वह राशि क्या है। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, आंसर 5200 पर तुरंत टिक कर दो, पर 10% है, याद रहता नहीं है बच्चों को। तो सुनो क्या करना है, सुनो देखो, प्रिंसिपल पी, उस पर पहले साल का ब्याज, देखो 10% जो है वो पहले साल का ब्याज है, वो कितना है, 1/10। तो पी पर पहले साल का ब्याज 1/10 है, और इस ब्याज पर जो ब्याज है ना बच्चे, क्या, ब्याज पर जो ब्याज है ना, वही 2 साल में सीआईएसआई का अंतर है। तो इस ब्याज पर जो ब्याज है ना, वही 2 साल में सीआईएसआई का अंतर है, वो कितना अंतर है, 52 आपको दिया हुआ है। तो पी का मान निकालोगे तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ये ऊपर जाके 100 गुना हो गया, तो बेटा पी का मान कितना आ गया, 5200, इसका सही जवाब हो गया। क्या आया, 5200 इसका सही जवाब हो गया। चलिए, पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन, देखो अब, 48 - 12 × 3 + 9 / 12 - 9 डिवाइड बाय 3। 48 - 12 × 3 36, +9 में पहले डिवाइड होगा, तो 12, 9/3 यानी 3 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 48, 36, 12 गया, 12 × 9 = 21 हो गया, 21, और नीचे क्या बचा, 9, इसको काटेंगे तो 7/3 बचेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए कितने प्यारा क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन दी गई है। यदि 53, 63, एक्स 41, 78, 26 का औसत 52 हो तो एक्स का मान ज्ञात करो। अभी मैंने आपको एक तरीका सिखाया था औसत निकालने का, उसी पर बात करते हैं इसको। 53, 63, एक्स 41, 78 और 26, ये कह रहा है इन सब का जो एवरेज है वो है 52। कुछ लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, कितने टर्म है, 6 टर्म है, तो 52 को 6 से गुणा करेंगे, और टोटल में से इन सब का टोटल घटा देंगे, तो एक्स बच जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इन सब का टोटल जो होगा वो 52 × 6 के बराबर होगा। लेकिन अब मुझे पता है कि सबका एवरेज क्या है, 52, तो इसका अंदर सब 52 हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये नंबर जो है बेटा, ये वाला नंबर 52 से ज़्यादा है कि कम है। आप बोलोगे सर ये एक ज़्यादा है। क्यों कर रहे हैं हम बताऊंगा, डेविएशन जीरो होगा इसलिए। ये 52 से 11 ज़्यादा है, इसका पता नहीं है। ये 52 से 11 कम है, ये 52 से 26 ज़्यादा है, और ये 52 से 26 कम है। मैंने सभी नंबर्स को चेक किया कि कौन कौन से नंबर एवरेज से ज़्यादा है या कम है, कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो मैंने एक एक को चेक करके देखा, तो आपने देखा कि 52 से ये एक ज़्यादा है, ये 52 से 11 ज़्यादा है, ये 52 से 11 कम है, ये 52 से 26 ज़्यादा है, और 52 से 26 कम है। आप इन सबका डेविएशन जोड़ के देखो, जीरो होना चाहिए। जीरो नहीं है तो जहाँ बचा हुआ है ना वहाँ जीरो, वहाँ कुछ ऐसा लिखो जिससे जीरो हो जाए। जैसे अगर इन सबको जोड़ूंगा तो 26 से 26 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, तो ये प्लस का 1 बचेगा। डेविएशन क्या होना चाहिए, पूरा जीरो होना चाहिए, पर जीरो कब होगा, जब +1 के लिए क्या मिलेगा, ये -1। तो एक्स का मान क्या होगा, तो ये नंबर जो है ना बेटा 52 से एक कम है, तो 52 में से एक कम कर दो, कितना रह गया, 51। तो इसका मतलब इस वाले की वैल्यू क्या आ गई, 51 आ गई है। तो इस तरह से डेविएशन मेथड से आप कैलकुलेशन को बहुत सिंपल कर सकते हैं बच्चों। चलिए अगला क्या है, यदि धनराशि, यदि 53 रुपए की धनराशि को पी क्यू के बीच इस प्रकार बांटा गया कि पी को क्यू से 7 रुपए ज्यादा मिले और क्यू को आर से 8 रुपए ज्यादा मिले, तो उनके अंश के अनुपात क्या है। सिंपल कैलकुलेशन है भाई, पी को क्यू से और क्यू को आर से। अगर मैं ऐसे बोलूं कि आर को एक्स मिलता है
तो बताओ क्यू को क्या कितना मिलेगा। तो क्यू को आर से 8 ज़्यादा है, तो क्यू को आर से 8 ज़्यादा है, तो आर को एक्स मिला तो क्यू को 8, x+8। और पी को कितना मिलेगा, पी को क्यू से भी 7 ज़्यादा, तो 7 और जोड़ दो, तो x+15 हमारे पास हो गया। ये तीनों को दी गई राशि है, यही है। और इन तीनों का जो टोटल है ना बच्चे, वो किसके बराबर है, आपको दे रखा है यहाँ पर 53 के। तो तीनों को जोड़ोगे, 3x+23 बराबर 53। तो यहाँ पर 3x बराबर हो गया 30, तो x का मान आ गया 10। तो x का मान 10 है, तो p का मान क्या हो गया बेटा, 25, q का मान हो गया 18 और r का मान हो गया 10। तो 25, 18 और 10, ठीक है। और कभी होशियारी मत करना बस। वैसे तो देखो सीधा सीधा ये अगर देखो सबको जोड़कर कि क्या है 53 है, तो ये जोड़ोगे तो आएगा 33। 33 और 19 52 होता है, यानी ये नहीं होगा। इसको जोड़ोगे 53 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। पर क्या इनकी वैल्यू उसके बराबर चल रही है, क्या नहीं चल रही है। ऑप्शन बी में ये ऊपर नीचे ऑप्शन लिखे हैं, पर ये वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आई थिंक एक सीधा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा है। इसको इसमें से माइनस किया तो 240 हो गया, गुणा इसको इसमें जोड़ोगे तो 300 आएगा आई थिंक, जो कि 24 और 76 होता है 100, तो 300 हो गया बटे में 17 गुणा 15 माइनस 15, 15 दोनों में कॉमन आ गया, तो 17 गुणा 17 माइनस 1 16 हो गया। 16 गुणा 15 कितना होता है, तो 16 गुणा 15 लिख दो सीधा सीधा, जो कट रहा है काट दो, 15 दूनी 30 और 16 से काटो 15 बार, तो आंसर आएगा 300। ऑप्शन ए सीधी कैलकुलेशन है, इसलिए आंसर आ गया। पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। पहली 6 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहली 6 प्राकृतिक संख्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये पहली 6 प्राकृत संख्याएं, इनके वर्ग का औसत, तो वर्ग है, औसत निकालना है। तो बेटा 6 संख्याएं हैं, तो इन सबको जोड़कर 6 का आपको भाग लगाना है, तो एवरेज निकालो आप इसका। ये एक फॉर्मूला होता है सीधा वर्ग का, n+1 क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, सिग्मा n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये योग है कि ये क्या है बेटा, केवल योग है। तो n का मान क्या है 6, 6 + 1 7, 12 और 1 13 बटा 6। ये 6 तो योग वाला 6 आया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अभी कितने नंबर है, 6, 6 से भी डिवाइड करना है आपको, तो ये 6 तो कट जाएगा, 1391 बटा 6 यानी 15 बार भाग जाएगा पूरा, और 15.16 यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्या है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के की संख्या जो है, और सिक्कों की संख्या 2.5 3:4, ये 2.5 3 4 है के अनुपात में, यदि कुल राशि 420 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो अभी मैंने आपको वैसा क्वेश्चन मूल्य वाला बताया था, अभी दूसरा आ गया। तो देखो 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के जो हैं, इनका अनुपात दे रखा है 2.5:3:4। तो आप बताओ राशि कितनी है। अब आप राशि निकालिए। अब जब आपको सिक्के के अनुपात दे दिए तो राशि निकाल लो आप। तो क्या आ गए, ये 2.5 रुपये ही हो गए। 1 रुपए के 2.5 सिक्के तो 2.5 रुपये हो गए, 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1.5 रुपये हमारे ये हो गए, और एक 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपये हमारा ये हो गया। तो कुल मिला के जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 और 1 5 रुपये, 5 रुपये आ गए हमारे पास। तो इस तरह से कुल राशि कितनी हो गई, 5 रुपये, जिस क्वेश्चन में कितना है 420। तो बेटा आप देखोगे 5 यूनिट जो है वो 420 के बराबर दिया हुआ है। कुल राशि 5 बराबर 420 क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूरा 50 पैसे के सिक्के यानी 3 का मान पूछ रहा है, तो 420/5 गुणा 3, 3 से काटा, 3 × 8, ठीक है। तो गुणा करोगे 252, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या है, एक बेलनाकार पात्र जिसकी जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या जो है
वो क्या है, आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को पानी में इस तरह डाला गया कि जब तक वह पूरा डूब नहीं गया तो पात्र में पानी का जलस्तर बढ़ेगा। अब जैसे ही आपने गोला पानी के उस पात्र में डाला तो जो गोला नीचे जाएगा तो डेफिनेटली पानी ऊपर आएगा। आपने कभी बचपन में खेला होगा, तो जब आप नहाते होंगे तो आप बाल्टी या टब में आपने ये चीज़ करी होंगी कि आपने उसमें कुछ डाला तो आपने देखा जो से वो नीचे गया तो चीज़ क्या हो जाएगी, पानी ऊपर। और आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, थर्स्टी क्रो वाली। तो पानी का जल स्तर नीचे था तो उसने कंकड़ डालना स्टार्ट किया, तो जिससे क्या होगा, पानी ऊपर के लेवल पे आ गया। क्यों? क्योंकि वस्तु जब नीचे गई तो उसने क्षेत्र कवर कर लिया, और जो क्षेत्र पे कंकड़ गया था उस क्षेत्र से पानी हट के ऊपर चला गया। तो वही सेम इसमें भी है। तो जो जल स्तर उठेगा वो जल स्तर किसके बराबर होगा? वो उठेगा सिर्फ उस गोले के आयतन के बराबर। तो यहाँ पर जो जल स्तर होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा बेटा? जो उठा जल स्तर का आयतन, लिख देता हूं मैं, उठे जल स्तर का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, उठे जल स्तर का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का मान कितना है बेटा? आर का मान यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है। उठे जल, क्योंकि वो पात्र जो है वो बेलनाकार है, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान हमको पता नहीं, वही निकालना है। और गोले का आयतन 4/3 पूरा गोला है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपकी बार 3 है आर की त्रिज्या, सॉल्व करना है इसको। तो देखो, पाई से पाई तो कट गया हमारे पास, एक स्क्वायर से एक, 4 से 4 कट गया, तो एच का मान, और एक 3 से एक 3 भी कट गया, तो 3 स्क्वायर 9/4, 9/4 ऑप्शन ए। बोलिए, सिंपल क्वेश्चन है ना, लॉजिक पकड़ना है आपको। अगला क्या है? यदि एक आदमी प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है और अपनी आय के 12.5% की बचत करता है, तो उसकी अब मासिक आय ज्ञात करो। तो ये 12.5% खर्च करता है, वो बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा? 87.5%। तो अगर मैं पूछूं खर्च कितना करता है, तो आपको पता है कि हर चीज़ इनकम क्या है, 100% मानते हैं हम लोग। तो 100% में से 12.5% उसने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर बचा लिया। तो 87.5%। अब मैंने देखो 12.5 को कैसे लिखा, इसने ऐसे लिखा, मैंने ऐसे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो इनकम निकालनी है आपको। 875 87.5 के बराबर है, 100 का मान निकालना है, पॉइंट आया तो 1,000 रुपये इसका आंसर आ गया। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। यदि किसी संख्या का 200% 90 है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा? वैसे देखो 200% यानी दुगना 90 है, तो संख्या 45 होगी। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है, सीधा सीधा नोटिस करो इस बात को, 200% का मान 90 है, तो 80% का मान आपसे पूछ रहा है, तो 90/200 गुणा 80, 36। अगला क्वेश्चन कि 3 आदमी और 4 लड़के एक कार्य के एक हिस्से को 8 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी और 4 लड़के इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है 2 आदमी और 4 लड़के इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। अब इस क्वेश्चन देखो, समय काम के क्वेश्चन में लिखा हो 3 आदमी प्लस 4 लड़के मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं। आप बोलोगे 8 दिन में, तो इसको 8 से गुणा करना है क्योंकि 8 दिन का काम इनका। और अगली बार 4 आदमी काम कर रहे हैं 4 लड़कों के साथ मिलकर, कितने दिन काम कर रहे हैं बेटा? 6 दिन काम कर रहे हैं, 6 से गुणा कर लिया, खोलोगे इसको तो 8 × 3 = 24 आदमी प्लस 32 लड़के और 24 आदमी प्लस, यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया 24 लड़के। तो अगर आप यह देखोगे तो आदमी से आदमी कट रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ मैं कहूँ तो या तो गड़बड़ है, किसी एक चीज की मिसिंग है। जैसे अगर यहाँ पर अगर मैन दोनों तरफ बराबर आ गए तो इसका मतलब आदमी का कोई लॉजिक ही नहीं है, इसका मतलब तो ये है। लेकिन इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो शायद आपको समय लग सकता है, क्योंकि इसमें तो आपको कार्यक्षमता निकलेगी नहीं। भाई आदमी कट जाएंगे तो लड़कों की कार्यक्षमता लड़कों के बराबर तो कैसे हो सकती है? तो इसको ऐसे करने की जगह, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है मैंने आपको बता दूं कि भाई मैं क्यों नहीं कर रहा इसको इस तरीके से, क्योंकि बच्चों देखो दोनों तरफ 24 मैन है जो कट जाएंगे आपस में, इसलिए आपको नहीं करना है।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे देखो एक बार, इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं एक बार कि 3 आदमी, पता चल जाएगा 3 आदमी और 4 लड़कों का एक दिन का काम कितना है बेटा, 1/8। और अगर 4 आदमी और 4 लड़कों की बात करूंगा बेटा, तो काम कितना है, 1/6। अब यहाँ पर अगर मैं देखो, अब लड़के दोनों में सेम है, तो लड़के देखो, लड़के दोनों में सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब 3 आदमी का 8 दिन का काम और 4 आदमी का 6 दिन का काम, इसलिए बराबर बार बार आ रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ से माइनस करोगे आप, तो माइनस करोगे तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा। 4 में से 3 किया तो m बचेगा। और 1/6 में से 1/8 घटाओगे, तो 1/6 में से 1/8 मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आपको जिससे याद रहे। तो ये होगा 8 और 6 2 2/48 यानी 1/24। 2/48 यानी 1/24। इसका मतलब ये हो गया कि एक आदमी जो है वो काम को एक मतलब 24 दिन में पूरा करता है। अब पूछ रहा है, अब इसका मतलब ये है कि अब देखोगे, अब यहाँ पर बॉयज से बॉयज कट चुके हैं। अगर आदमी ही अकेला ही काम कर रहा है, देखो अगर मैं इक्वेशन में रखता हूँ यहाँ पर, तो 3 × 1/24 यानी 1/8 हो जाएगा, बराबर आ गया। तो यहाँ से बॉयज का काम कितना आ गया, 0 आ गया। 0, लड़का कोई काम नहीं करता है। तो आपसे पूछ रहा है 2 आदमी काम कर रहे हैं और कितने, 4 लड़के, देखो सब में 4 लड़के सेम है, तो परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। तो 2 आदमी 4 लड़के की अगर बात चल रही है बेटा, तो एक आदमी काम कितना करता है, 1/24। लड़के कितना काम करते हैं, 4 × 0 तो 1/12। और यहाँ पर 1/12 काम करते हैं, तो समय कितना होगा, तो टाइम कितना लगेगा बेटा, ये होगा 12 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा, 12 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में गलती, मैं बताऊं, गलती का मतलब, वैसे गलती, क्वेश्चन बिल्कुल मैथमेटिकली सही है, बट अगर आप इसको करने जाओगे शॉर्टकट वाला लॉजिक से, तो आप इस क्वेश्चन में फंसोगे। निम्न प्राप्तांकों के सेट का औसत ज्ञात कीजिए। औसत निकालना है, नंबर बहुत सारे दूर दूर हैं, इसके आसपास नंबर देख सकते हैं। तो जैसे मैंने माना कि नंबर 500 मान लो, आप एक काम करो, 500 के हिसाब से ये कितना हुआ, 466 प्लस में है ना। 500 से ये कितना कम है बेटा, ये हो गया, अगर हम कम करेंगे तो माइनस करेंगे तो 139 हमारा आ गया। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है, लेकिन आप देखो कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। ये 500 से कितना कम है, 311। ये 500 से कितना कम है, 252। ये 500 से कितना कम है, 40। ये 500 से कितना ज़्यादा है, 326। ये 500 से कितना ज़्यादा है, 28। और ये 500 से कितना कम, 270। और इन सबको जोड़कर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग लगाइए। अब आप कैलकुलेशन को चाहो तो छोटा कर सकते हो, देखो नंबर देखकर आपको मन में आ रहा होगा कि सर इतने में जोड़ ही लेंगे हम लोग, बिल्कुल ठीक है। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आप इसको जरूर, मैं बोलूँगा आपको टिपिकल लगेगा। अब इसको सिंपल बनाने की बात करें तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस से काटते हैं। तो देखो ये 466 इसके नज़दीक लेके जाओ पहले एक बार, कट रहा है तो कितना कटेगा, कटेगा ये 155 बचेगा हमारे पास प्लस का। ठीक है, 155 को जब मैं इसके साथ ले गया तो क्या बचेगा बेटा, प्लस का 16। ओके, अब देखो प्लस का 16, अगर मैं देखो 16 और 28, 44 में गया तो 4 बचेगा। और 4 को अगर मैं और इसको काटूँ इससे, तो ये बचेगा अपने पास 56 बचेगा। ये 56, 4 प्लस का बच ही गया था हमारे पास, 56 अभी प्लस का है, 60 हो गया। तो ये 60 को घटाऊंगा तो बचेगा बेटा कितना, 192 माइनस का। तो इसका मतलब आंसर जो होगा 500 से कम है, तो 500 माइनस 192 डिवाइड बाय 8, तो 500 माइनस 24 बराबर आ गया 476। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये कैलकुलेशन भी आप लगा सकते हैं, बाकी आप चाहें तो जोड़ के भी कर सकते हैं। ओके, अगला का है, एक आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर ऊंची, 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी है। आयताकार टंकी, इसमें कितने लीटर पानी धारण कर सकती है, यानी वॉल्यूम, आयतन। तो बेटा आयतन अगर निकालना है किसका, घनाभाकार का, क्योंकि घनाभाकार है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बस इसमें एक ही यूनिट, एक ही चीज़ काम में लेनी है। लंबाई 8 है, चौड़ाई कितनी है, 6 है, ऊंचाई 2.5 है। बाकी आगे पीछे रखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आएगा बेटा मीटर का क्यूब, लेकिन आंसर लीटर में ही दे रखा है, ध्यान रखिएगा। तो 8 × 6 गुणा 2.5 गुणा 1000, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। एक जीरो कट गया, पॉइंट हट गया, तो 25 का 150, 15 8 120, 150, 150, 150 गुणा 8 किया तो 1200 और 2 जीरो और आ गई, तो ये आ गया 1,20,000। तो ऑप्शन क्या है, सी।
वैसे तो ऑप्शन सब अलग अलग दे रखे, तो डरने की जरूरत है ही नहीं। चलिए अगला क्या है। दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात 2:1 और उनके आयतन समान है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। अब की बार आयतन समान बोला है पहले से। पहला शंकु बताओ, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। दोनों बराबर हैं आयतन। तो बेटा r1 का मान कितना है, पहले वाले में 2, तो आपने लिखा 2 का स्क्वायर गुणा h1। दूसरे में r2 का मान कितना है, 1, 1 का स्क्वायर गुणा h2। तो फाइनली h1/h2 को नीचे ले आओ, 1, और यहाँ से 2 चला गया नीचे 4, तो 1:4। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वैसे जब भी ऐसे क्वेश्चन तो कोशिश कर लिया करो इनको देखने की कि कौन से दो ऑप्शन है जो अपोजिट लिखे हुए हैं। ए का 30% वेतन बी के 3/5वें वेतन के 20% के बराबर है। ठीक है, यदि बी का वेतन 2400 हो तो ए का वेतन क्या होगा। रिलेशन देखो क्या दे रखा है। ए का 30% जो है बेटा, ए का 30% वेतन जो है वो बी के 3/5 के 20% के बराबर है, ऐसा बोला गया है। सही है, रेशो निकाल लो। तो अगर मैं काटूं तो ये 2 और ये 3, ये 3 से 3 कट ही गया है, तो ये आएगा A/B बराबर 2/5। तो ए का वेतन अगर 2 है तो बी का वेतन 5 है, और 5 का मान कितना दे रखा है, 5 अगर 2400 दे रखा है, 2 यूनिट का मान निकालोगे तो 2400/5 गुणा 2, 480, 960, ऑप्शन बी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो गया। भैया इस बार पटवार के हर पेपर में आप देखो नो मोस्टली नन ऑफ दीज जरूर दे रखा था, और अधीनस्थ बोर्ड तो हमेशा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता ही जाता है। अब जो आगे पेपर होंगे तो उम्मीद करिएगा पेपर का लेवल फिर बढ़ेगा। 5 क्रमागत सम संख्याएं A B C D E का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल ज्ञात करो। अच्छा 5 क्रमागत है, देखो इस बात को समझना एक बार। A B C D E, अगर 5 संख्याएं क्रमागत हैं, 5 संख्याएं, वो तो सम लिखी हुई है लेकिन 5 संख्याएं क्रमागत है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि औसत जो है वो सबसे बीच का नंबर होता है। कौन सा होता है, सबसे बीच का नंबर। तो बच्चे सबसे बीच का नंबर कौन है, यहाँ पर 52 है। तो इससे पहले क्या होगा 50, उससे पहले क्या होगा 48, उसके बाद क्या होगा 54, इसके बाद क्या होगा 56। बस, क्योंकि सम संख्या इसी दो दो का अंतर रखा गया है। अब मुझसे बोल रहा है बी और ई का मान ज्ञात करो, बी और ई का गुणनफल ज्ञात करो। तो बी का मान 50 और ई का मान 56, तो बी गुणा ई तो आ गया डी, 2800 इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए बी सी आयाम के घनाभ का आयतन v और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, तो इसका 1/b बराबर होगा। यानी एक रिलेशन आपसे पूछ रहा है, एक रिलेशन आपसे पूछ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं ए बी सी आयाम है बेटा, तो ए बी सी का मतलब वॉल्यूम का मतलब आपको दे दिया v, है ना। अब आपको पूछा गया कि भाई इसमें से कौन सा रिलेशन बराबर होगा। यानी अब आप इसको थोड़ा सा माथाफोड़ी करके, यानी थोड़ा सा आपको अपने लॉजिक से क्लियर करके करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर आयतन का रिलेशन संपूर्ण पृष्ठ से निकालने का जो रिलेशन है वो कैसे निकलेगा, अब इसको देखना एक बार, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए कुछ निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। बेटा एक बात बताता हूँ, एक बात बताओ, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो एबीसी हो जाएगा। और जो एस होगा ना, वो एस क्या होगा बेटा, वो एस होगा ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ बी सी और ट्वाइस ऑफ सी, मतलब सब में 2 कॉमन आएगा। ये पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला, ये सीधा लिख दिया मैंने। अब एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पर है ना, यहाँ पर एबीसी का डिवाइड कर दूं बेटा, एस अपॉन एबीसी कर दूं, तो मुझे एबीसी का डिवाइड में भी करना पड़ेगा, तो 2। और अगर मैं इसमें देखो, मैं लिख देता हूँ पूरा भी, ये होगा। तो अब मैंने दोनों तरफ क्यों किया, मेरे को तो 1/v चाहिए था इसलिए। तो यहाँ पर अभी देखो एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो एबीसी का डिवाइड इसमें करोगे तो बेटा 2 का तो बाहर रखो। अब देखो ए बी में करा है तो 1/c बचेगा, ये 1/a बचेगा और ये 1/b बचेगा, है ना।
अलग अलग भाग लगाओ, इसमें लगाओगे तो यहाँ पर क्या कटेगा, यहाँ पर ए बी कटेगा, सी बचेगा, यहाँ भाग लगाओ बी सी कटेगा, ए बचेगा, और यहाँ पर भाग लगाया तो बी बचेगा। अब एस अपॉन ये जो वन अपॉन में ये ए बी सी है ना, तो क्या ये वॉल्यूम भी तो है, लिख दूं मैं ऐसा कैसा। अब इस एस को यहाँ भेज दो, तो ये वन अपॉन वी रह जाएगा, और ये जो एस है ना नीचे आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ और ट्वाइस 2/s, मतलब इसको मैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c लिख सकता हूँ क्या, जी हाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 1/b बराबर 2/s, और 1/a 1/b 1/c, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो पेशेंस रखो बस आप आराम से। और ये कहूँगा मैं अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन मुझे तो ये लगा। अगला क्या है, अस्मिता ने 9,534 की एक राशि 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समयावधि के पश्चात कुल 11,442 की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश किया। अब क्वेश्चन मैं बताऊं छोटा सा है, इतना लंबा जाने क्यों लिखा गया है। यहाँ कह रहा है कि इतनी राशि को जमा कराए, इतनी राशि प्राप्त करनी है, 4% आपको बोल रहा है, और समय पूछ रहा है आपसे। तो बेटा इंटरेस्ट निकालोगे तो आप बोलोगे 11,442 रुपए आपका जो है मिश्रधन, उसमें से 9,534 आपका ब्याज, घटाओ उसको, 42 में 34 गया तो क्या बचेगा बेटा, 0,8। ठीक है, और 114 में से 95 गया तो 1,908 हमारे पास बच गया। तो एक साल का, तो 1,908 डिवाइड बाय अपन ने क्या किया 4, क्योंकि 4 साल का बोला है उसने। अच्छा एक साल समय का नहीं पता, ओके। तो आपको पता है कि एक साल का ब्याज निकालोगे तो 1 ईयर का SI प्रिंसिपल तो है अपने पास, तो 9,534 पर 4% ब्याज मिला, तो 4/100 मिलेगा आपको। तो ये आपका एक साल का इंटरेस्ट आ गया है। और अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो इस टोटल, ये टोटल ब्याज है, एक साल का ब्याज ही है। तो टाइम कैसे निकालोगे बेटा आप, ये चलो सिंपल कर लो, 25 रख दो इसको। तो अब देखो, अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे 1,908 टोटल ब्याज है, एक साल का ब्याज क्या है 9,534, और 25 कहाँ चला गया बच्चे, ऊपर चला गया। अबे 5 से तो घटना नहीं है, ठीक है। तो नंबर जो होगा, अब आपको कुछ भी कैलकुलेशन करके इस तरह से देखना है कि यहाँ कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो जाए हमसे। भाई इसका 4% का ब्याज है, निश्चित राशि कुल पश्चात कुल राशि प्राप्त करने में निवेश किया, कुल राशि प्राप्त करने में उसे कितने वर्षों का निवेश किया गया। अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसको कैलकुलेशन में देखूँ तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ सही लिखा हुआ है। ये अपने पास 4% का ब्याज है, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है तो मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये देखो पूरा का पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, ये पूरा का पूरा, वैसे तो पॉइंटों में आंसर आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो अगर सही है तो इसका आंसर सिर्फ यही होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बनाए, कोई मिस्टेक नहीं है, तो बच्चों इसका आंसर यही यही छूटेगा। अगर आप फॉर्मूला भी लगाओगे तो ब्याज बटा प्रिंसिपल, और ऊपर भी देखें तो ऊपर भी यही है 4%। 25 से दोनों ही नहीं कट रहे ना हमारे ये, भाई 5 से भी नहीं कट रहा, ये नंबर इससे कट रहा है क्या, कितनी बार, 5 बार। तो आई थिंक इसका आंसर 5 वर्ष के आसपास, अगर ये क्वेश्चन मैं कहूँ तो सही है। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 5 वर्ष, अप्रोक्सीमेट तो 5 वर्ष आएगा। तो आप ले सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट फिर भी क्वेश्चन अगर ऐसा है तो नथिंग कैन बी डन। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्षों बाद यह कितनी हो जाएगी, तो बताओ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा 5 वर्ष बाद दुगनी हो रही है। 1 रुपए को अगर आपने 5 साल CI के रिफॉर्म में निवेश किया तो डबल हो गई है, यानी हर 5 साल में राशि क्या हो रही है, डबल हो रही है। फिर अगर आपने 5 साल और लगाया 2 रुपए को, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4। आपको 20 साल लगाना है तो आपने 5 साल फिर और लगाया, 4 दूनी 8, और 8 को फिर आपने 5 साल लगाया तो होगा 8 दूनी 16। तो टोटल 20 साल हो गए हमारे, तो 1 रुपए कितने हो गए बेटा, 16 गुना हो गया। तो 12,000 रुपए की राशि आज है, उसको 16 गुना करोगे तो 1,92,000। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है बच्चे। अगला है 24 संतरों का मूल्य 72 रुपए है, तो 120 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना लल्लू सा क्वेश्चन है।
एक संतरे का मूल्य 75/24 और 120 का चाहिए, तो 120 से गुणा कर लिया, 3 यानी 360 इसका सही जवाब होगा। 1540 के 1/7 का 20% कितना है? 1540 जो है उसके 1/7 का 20% यानी 1/5 होता है। 7 से कटा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो आएगा 44। यदि एक आदमी या दो महिलाएं या तीन लड़के, ये समय काम में करवाता हूँ क्वेश्चन सेम टू सेम, कि कार्य के हिस्से को 44 दिन में कर सकते हैं, तो वही कार्य के हिस्से को एक आदमी, एक महिला और एक लड़का मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, आपसे पूछ रहा है। तो देखो इसको सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको दे रखा है कि एक आदमी बराबर दो औरतें या फीमेल लिख दो और तीन चाइल्ड। आपको कह रहा है एक आदमी, दो औरतें, तीन बच्चे एक समान कार्य को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? आदमी करे तब भी 44 दिन लग रहे हैं, औरत करेंगी दोनों तब भी 44 दिन लग रहे हैं, और तीन लड़के करेंगे तब भी 44 दिन। तो तीनों ने काम क्या किया? समान काम किया। तो बच्चों तीनों ने समान काम किया, तो यहाँ से अब तीनों के काम का अनुपात निकाल लो। तो 1 मैन, 1 फीमेल और 1 चाइल्ड का रेशो निकालोगे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब बराबर दे रखे हो और आपको रेशो निकालना, तो मेल निकाला तो मेरे को छुपा लो, तो 2 × 3 6 यहाँ लिख दिया। आपको फीमेल निकालना है, फीमेल छुपा लो, 1 × 3 यहाँ लिख दिया। और अगर चाइल्ड निकालना, चाइल्ड छुपा लो, 2 × 1 2 लिख दो। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चे? ये हमारे पास जो आया वो हमारे पास इनके काम का अनुपात आ गया। इसका मतलब आदमी 6 काम करता है, एक औरत 3 काम करती है और एक लड़का बच्चा यहाँ पर क्या है 2 काम करता है। मतलब लड़का 3 काम है ना, 2 काम करता है। अब एक बताओ, अगर टोटल काम कितना हुआ? अब आप बोलोगे सर टोटल काम जो है वो एक आदमी ने किया कितने दिन में? 44 दिन में। एक आदमी ने काम किया 44 दिन में, तो हम केवल एक आदमी की बात कर रहे हैं। अरे काम तो ये भी कर रहा है, काम किसी सबसे करवा लो, किसी से भी करवा लो, काम एक ही होगा, मतलब इसी से होगा। तो एक आदमी का काम कितना है? 6 × 44। तो ये बेटा टोटल काम आ गया, 1 × 6 × 44 टोटल काम आपका निकल कर आ गया। और आपको करवाना किससे? एक आदमी, एक महिला और एक लड़के से। तो आप बताओ एक आदमी, एक महिला और एक बच्चे का काम कितना होगा? तो एक आदमी करता है 6 काम, एक महिला करती है 3 काम, एक लड़का करता है 2 काम, कुल मिला के हो गया 11 काम। करना ये है तो टाइम निकाल लो। तो 1 × 6 × 44/11, 4 तो आ गया 24। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है 21A + 21B का मान 1134 है, तो ए और बी का औसत कितना है? ये औसत निकालना है। अब बताओ 21A + 21B, तो आप बोलोगे सर ये तो कॉमन आ रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो कॉमन आ रहा है, 21 कॉमन आ रहा है, तो 21 कॉमन ले लो A + B में, तो 1134 आ गया। 21 का भाग लगा दो, A + B बराबर 1134/21, तो 21 का भाग लगाया, 21 पंजे 105, कितना बचा? 8, 21 चौक 84। तो A + B का मान आ गया अपने पास 54। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होगा? A + B/2, तो ऑप्शन क्या आएगा? बी सही जवाब है इसका। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो आगे क्या कह रहा है? इसी साधारण ब्याज की दर पर यह कितने वर्ष में दुगना हो जाती है, आपसे पूछ रहा है। एक बात को पढ़ो एक बार। मान लो 100 रुपये आपके पास हैं, आपने 100 रुपये को, सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, कंपाउंड में मल्टीपल होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में एडिशन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 गुना हुई है, तो 3 गुना जब हुई तो कितने साल में हुई बेटा? 20 साल में। तो 20 साल में 3 गुना हुई तो बढ़ कितनी गई? आपको यहाँ पर हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में बढ़ा हुआ देखना है, यानी 20 साल में आपको 200 रुपये का ब्याज मिला, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, डेट्स वाई। तो बोले दुगना कब होगी? तो 100 का दुगना यानी कितना होता है बच्चे? 200 होता है। तो आप बताओ आपको कितने रुपए ब्याज चाहिए? 100 रुपये का ब्याज चाहिए। तो 20 साल में अगर 200 मिल रहा है, तो बताओ 10 साल में कितना मिलेगा? 100। तो जब इसका आधा किया तो इसका भी आधा कर लो, तो आएगा 10 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगना होती है, तो 4 गुना होगी। अभी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो आप देखिए बहुत सिंपल का कंसेप्ट है इसका। क्या है इसमें? कंसेप्ट ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज है पहली बात तो ये,
और आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ढंग से तो आपको कहा गया है कि कोई राशि n वर्ष में दुगनी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर n वर्ष लिए हम लोगों ने, डबल हो गई। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चीजें मल्टीपल में चलती है, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या चलती है, एडिशन की फॉर्म में चलती है। तो यहाँ n ईयर में आप देखोगे दोगुनी हो गई है, तो आपको पता चार गुनी कब होगी। तो आप देखो अगर दो को फिर लगाओगे आप, दो गुना कर हो जाएगा बिल्कुल चार। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर n ईयर और लगेंगे। तो अगर मैंने दो को n ईयर और लगा दिया तो कितना होगा, चार। तो चार गुनी होने में समय कितना लगा, n प्लस n, यानी 2n ईयर्स हमारे यहाँ पर लग गए। और यही आपका क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्या कह रहा है, यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। अब ये देखो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है कि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है, तो आपसे पूछ रहा है 12 मीटर की छड़ का। देखो पहले बताओ एक मीटर की छड़ का वजन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक मीटर की छड़ का वजन 171/45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 45 मीटर की है तो इसका वजन ये है, तो एक मीटर में वजन इतना हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है 12 kg, 12 मीटर में पूछ रहा है। तो बच्चों क्या करोगे, 171/45, ठीक है, इंटू 12। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, किससे कट रहा है ये। अगर मैं इसको काटूंगा बेटा, सबसे पहले तो देखो पॉइंटों में आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है क्या, 19 नाम 171 होता है ना, तो 19, हाँ 9 से 19 बार, और 9 से कट गया 5 बार। ठीक है, अब आप बताओ कि क्या कुछ और कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो 19 × 12 ÷ 5 करना है, तो 19 × 12 करोगे तो बेटा 12 को 19 से गुणा किया, 12 नाम 108, ठीक है, कैरी 10, 12 और 10 22, और डिवाइड बाय 5 आपको करना है। तो क्या हो जाएगा, 45.6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी 45.6 kg, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए, एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 रुपए में एक मोबाइल सेट बेचा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 12% छूट के साथ आपने बेचा है, मतलब व्यापारी ने बेचा है, और 21.8% का लाभ कमा लिया। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होता, आपसे पूछ रहा है। यानी अब देखो 12% छूट के बाद विक्रय लाभ कितना कमा रहे हो आप, 21.8% लाभ कमा रहे हो। वो पूछ रहा है कि अगर कोई छूट ना दोगे तो आपको क्या होगा, लाभ कितना मिलेगा। तो डेफिनेटली जब छूट नहीं दोगे तो लाभ बढ़ेगा। अब लाभ कितना होगा वो हम देखते हैं। तो देखो इसको करने के कई सारे तरीके हैं। तो पहले एक बात समझिए इसके अंदर कि अगर मैं आपको ये देखो, तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको बहुत फास्ट तरीके से कर लोगे। आपको पता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है जिससे हम एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखो पहले केस में, अब देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कोई लेने देना नहीं है, पर लोग विक्रय मूल्य के अनुसार करेंगे, कोई फायदा नहीं है, टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्योंकि विक्रय मूल्य के हिसाब से करोगे तो आपको वहां पर क्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा, अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। मैं सीधा क्या निकाल रहा हूँ, रेशियो निकाल रहा हूँ। तो आप बताओ प्रॉफिट कितना है बेटा, सर प्रॉफिट है हमारे पास कितना, 21.8%, तो ये हो जाएगा 121.8%। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर डिस्काउंट 12 है तो 100 माइनस 12 यानी 88 हो जाएगा। ऐसे ही अगली बार अगर मैंने डिस्काउंट क्या किया, कोई छूट नहीं दी, तो डिस्काउंट अगर हम देखें जीरो है, तो यहाँ पर इस बस ये ध्यान रखना है, प्रॉफिट पूछ रहा है आपसे। तो अगली बार, ये पहला केस है तो आपको क्या करना था, इसकी वैल्यू जो है 121.8 की जो वैल्यू है बटे बटे में 88 की जो वैल्यू है बेटा, अगली बार आपको डिस्काउंट नहीं पता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, 100 नहीं, प्रॉफिट नहीं पता तो 100 प्लस प्रॉफिट लिख दिया। डिस्काउंट पता है कि कोई छूट नहीं है, तो यहाँ पर क्या करोगे, डी को जीरो कर दोगे, तो 100 माइनस डी यानी क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ 100 रहेगा। अब आपको सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो 100 प्लस प्रॉफिट बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो 1218। ठीक है, जीरो से गुणा करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, डिवाइड बाई 88 है ना। अब देखो ये क्या नंबर हम देखें, 10, ये हम नंबर 8 से 11 से नहीं कट रहा है, तो आंसर पॉइंटों में जाएगा, ये कंफर्म है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले काट लेना है इसको 8 से काटा 11 बार, 8 से काटा 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पंजे 40, एक बचा, 18 हो गया, 8 दूनी 16। ठीक है, और पूरा पूरा नहीं जा रहा 8 से भी, तो 8 से नहीं जा, 4 से काट लो। फिर एक काम करो, मैं तो पॉइंटों में निकाल देता पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोबारा देखो एक बार, ये हो जाएगा 121, 21.8 ही है ना। ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाय 88। ओके, अब मैं इसको 4 से काटता हूँ, चलो 22, 4 से तो कट ही रहा है ये, बिल्कुल ठीक है। 4 तिया 12, जीरो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब नहीं कट रहा है तो पी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो और -100 कर लो। तो 22 से कम 22, कितना बचा, 8, 84 हो गया। 22 तिया 66,
यानी 33 की लाइन में जो आंसर होगा ना वो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि 100 माइनस भी करना है आपको, इसलिए मैं करके बता रहा हूँ। देखो पूरा करो। 22 से कम 22, 8 बचा 84, 22 तिया 66, 18 बचेगा 180, 185 हो गया। 185 का मतलब 22 अठे 176। ठीक है, ठीक है, 185 76 कितना 9 बचेगा 0.9, और 9 की बात करेंगे तो 90, 22 चौक 88। ठीक है, माइनस ये 100 उधर जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 138.4। तो देखो कितना फास्ट हो गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, 38.4% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन लोग इसमें क्या करेंगे, सीधा पहले सीपीआई एमपी निकालेंगे, और ये काफ़ी मतलब लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, बट ये बहुत इजी तरीका है इसको करने का। क्योंकि पहली बार देखो क्वेश्चन में वही एमपी होगा वही सीपी होगा, बस फेरबदल डिस्काउंट और प्रॉफिट की वजह से सिर्फ सेलिंग प्राइस में फर्क आता है, इसके अलावा कहीं फर्क नहीं आता है बच्चे। तो आंसर क्या है इसका, डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं के विक्रय कीमत के बराबर है तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो 10 का सीपी 7 के एसपी के बराबर है, ये आपको बोला गया है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो सीपी अपॉन एसपी अगर मैं निकालूंगा तो सीपी आ गया 7, एसपी आ गया 10। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, 3 का। तो बेटा प्रॉफिट जो है यहाँ पर 3 का है, किस पर है, 7 पर। तो 3/7 इंटू 100 आपको करना है। ठीक है, और आपको पता होगा 100/7 कितना होता है, 14, 2/7 होता है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 42 6/7%। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, एक घनाभ की बीमाएं 7, 11 और 13 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टी ऐसे पूछ रहा है। अब यार घनाभ का टी ऐसे तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। क्या होता है फॉर्मूला, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 7 गुणा 11 प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई 7 गुणा 13 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 11 गुणा 13। दो 7 गुणा 11 77 प्लस 13 सत्ते 91 प्लस 143। ठीक है, चलो जोड़ो इसको, 7 और एक 8 और 3 11 का एक, इकाई अंक 2 आना चाहिए। 2 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। इकाई अंक देखो, इन तीनों को जोड़ के इकाई अंक 2 से गुणा करोगे। चलो पर देखो, 7 और 3 और एक 4 और एक 7 11 का एक हासिल एक, 8 और 9 17, 17 और 14 31 हुआ, तो ये हो गया 311। तो आ गया 662 और 622। तो आप देख सकते हैं कि आप कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके, डीएस का इस्तेमाल करके अपनी कैलकुलेशन में समय बचा सकते हैं। ये बोल रहा है सॉल्व करो। बेटा तीनों ब्रैकेट में है, तो 7 या 21, तो 21 डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय पचम, तीनों देखो सुनो, अब इनको ब्रैकेट तो लगा हुआ नहीं है, तो 5 5 नहीं करोगे, तो 5 से पहले 5 को डिवाइड किया, तो 5 प्लस 5 प्लस 1 जो कि है ना डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा, 3/11 हमारे पास हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए प्रथम 5 धनपूर्ण संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 धनपूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं बेटा, धनपूर्ण संख्या यानी पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब प्राकट नहीं लिखा उसने, क्या लिखा, धनपूर्ण संख्या लिखी। ठीक है, पॉजिटिव पूर्ण नंबर आपको पूछ रहा है, तो बताओ क्या होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। जोड़कर आपको 5 का डिवाइड करना है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसका डायरेक्ट वैसे अगर हमने वहाँ स्क्वायर में किया था, यहाँ क्यूब के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो एन का क्यूब का सम क्या होगा, एन n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एन का मान कितना है, 5 ही है। तो 5, अब देखो सीधा रखो, ये तो अपन एवरेज निकाल रहे हैं ना, ये तो एवरेज है। तो जब एवरेज निकालोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर देखो एन यानी 5 का स्क्वायर, 5 + 1 6, मैं लिख देता हूँ 5 गुणा 6 का होल स्क्वायर बटे में 2 है, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 आपको करना है। ये योग हो गया उसके तरीके से, एक 5 से कट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 गुणा 5 180, 180 डिवाइड बाय 2, नहीं 180 डिवाइड बाय 4, 2 से काट लो उसको 3 बार। चलो तो ये होगा 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225/5, ये लो आ गया 45। तो कैलकुलेशन कैसे भी करो, आंसर 45 ही आना है इसका। अगला है, एक महिला के बैग में, अब देखो आप देखो पटवार के हर पेपर में मतलब सिक्कों से क्वेश्चन बने ही बने हैं, यानी अधीनस्थ बोर्ड को बहुत प्यार है सिक्कों के प्रश्नों से। एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य 50 रुपए है, यानी सिक्के भी दे दिए और मूल्य भी दे दिया है।
तो क्या बोल रहा है, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। अब इसको करने के लिए आप एलिगेशन लगा सकते हैं। आप बोलोगे सर एलिगेशन, बिल्कुल हाँ। तो अगर आप एलिगेशन लगाओ तो समझो, अगर 120 के 20 सिक्के, मान लो 120 के 120 सिक्के जो है, अगर वो 25 पैसे के सिक्के होते तो कुल कितने रुपए होते, 30 रुपए होते। मैं मानता हूँ 120 सिक्के अगर 25 पैसे के हों तो कुल कितने रुपए होंगे, एक चौथाई रुपए हो गए, यानी 30 रुपए हो गए। और अगर 120 के भी 120 सिक्के अगर 50 पैसे के हुए तो बेटा कुल रुपए कितने हो गए, रुपए 60 हो गए, हाँ है ना। अगर ये पूरे के पूरे वही हो तो। लेकिन अब सुनो मेरी बात, अगर 25 पैसे के सिक्के हैं तो 30 रुपए होते हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं तो 60 रुपए होते हैं। लेकिन ओवरऑल कितना बोला है, ओवरऑल 50 रुपए कहा गया, क्या कहा है, 50। तो एलिगेशन से निकालो 10 माइनस किया तो 20, और अनुपात क्या आएगा बेटा, 1:2। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यदि दो शंकुओं के आयतन 1:4 के अनुपात में उनके व्यास, देखो व्यास बोला तो इसका मतलब त्रिज्या यानी रेडियस का रेशियो भी क्या होगा, 4:5 ही होगा। ठीक है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो बताओ शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पर दो है तो R1 मान लो, और दूसरा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, जिसका रेशियो क्या है, 1/4 आपको दिया गया है। ये तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। व्यास का देखा तो रेडियस भी 4:5, तो रख दो यहाँ पर। R1 का मान 4, 4 का स्क्वायर 16, H1 का मान 5 का स्क्वायर 25, गुणा H1 H2 1/4। इसको पलट दो यहाँ से, तो H1/H2 का मान अगर मैं निकालने जाऊंगा तो 1/4, और यहाँ पर देखो 25 ऊपर और 16 नीचे। ठीक है, तो आंसर आएगा 25/64। अब बोलो, अब मैं बोलूं कि यार इस क्वेश्चन को देखने पर तो मुझे पता चला ऑप्शन में ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस देकर एग्जामिनर ने खूब कंफ्यूज किया, बेटा बेटा ले, यानी 3 ऑप्शन गलत दिए और चौथा इनमें से कोई नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसे अधीनस्थ बोर्ड खेलता है अभी। तो आपको ध्यान रखना है कि चीजों से आपको बच के चलना है। एक वस्तु को 1754 में बेचने पर अर्जित लाभ, एक वस्तु को 1754 में बेचा तो अर्जित लाभ 1492 में बेचने पर हानि के क्या है बच्चे, बराबर है। तो वस्तु का लागत मूल्य मुझसे पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये सीपी है, अगर लाभ में बेचोगे बच्चों, किस में बेचोगे, लाभ में, तो आपको प्रॉफिट होगा, मतलब ज्यादा में बेचना पड़ेगा, 1754 में बेचना पड़ेगा। और अगर आपको हानि हो रही है तो आप कितने में बेच रहे हो, 1492 में बेच रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लाभ में बेचते हो तो आपने जितने लाभ में बेचा उतनी ही आपको क्या हो रही है बच्चे, हानि हो रही है। तो यहाँ पर लाभ भी अगर एक्स है तो हानि भी क्या है बच्चे, एक्स है। तो आपसे पूछा लागत मूल्य, जब भी ऐसा हो देखो, सीपी बिल्कुल बीच में, जितना पीछे गए उतना आगे जा रहे हो, तो सीपी बिल्कुल बीच में, तो सीपी क्या होगा, इन दोनों का एवरेज होगा, किसका, 1492, 1754 का क्या होगा, एवरेज होगा बटे 2। जोड़ो उसको, 2 और 4 6, 9 और 5 14 का 4, कैरी 1, 11 और 1 12 का 2, कैरी 1, तो 3246/2, 1623 रुपए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बोर्ड मास, मैथमेटिकल ऑपरेशन में बोर्ड मास का बहुत रोल लिया है इन्होंने, क्वेश्चन पूछे हैं बोर्ड मास के ऊपर। ठीक है, देखिए क्या है, 0.5 गुणा 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 5। ओके, तो 0.5 गुणा 0.5, ये तो गुणा हो जाएगा, पर पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो 0.5 में 5 का डिवाइड किया, तो बच्चे अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करता हूँ तो क्या आना चाहिए बताओ आप, 5 में 5 का डिवाइड 1 होता है, तो ये 0.1 आएगा, क्या आएगा, 0.1 आएगा। इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0.25 प्लस 0.1, और 1 के आगे 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ोगे तो 0.35 आएगा। इसमें जरूर मैं कहूंगा कि आपसे गलती हो सकती है अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है बच्चे तो। एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है, चौड़ाई जो है लंबाई की 60% है। तो अगर मैं 60% को समझूं तो 60% का मतलब होता है 3/5। तो लेंथ अगर 5 है, कम तो नहीं बोला है, सिर्फ 60% बोला है, तो 5 का 60% कितना हुआ, 3 अपने पास आ गया। अब उसका परिमाप जो है ना बेटा वो 800 मीटर है। अब बताओ परिमाप इसके हिसाब से कितना होगा, या तो एक्स मान लो आप, तो परिमाप होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 16 हो गया, यानी पेरीमीटर कितना आ गया, 16 मीटर आ गया हमारे हिसाब से, अगर मैंने यूनिट मानी तो क्वेश्चन में 16 किसके बराबर दे रखा है आपको, 800 के बराबर दे रखा है। तो बेटा एक का मान कितना आएगा, एक का मान 50 आएगा। तो लेंथ कितनी मानी आपने, 5। देखो ना,
ये अपने हिसाब से जो पेरीमीटर आया है वो है 16। अपने हिसाब से पेरीमीटर क्या है बच्चे, 16 है। और क्वेश्चन के हिसाब से पेरीमीटर कितना है, 800 है। तो आप देखोगे 16 का जो मान है ना बेटा वो 800 के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान 50 है। तो 5 यूनिट का मान निकालोगे तो 50 × 5 यानी आ गया 250। और बी का मान निकाला है तो 3 यूनिट का मान निकालोगे तो 50 × 3 यानी 150। और आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो L × B बराबर 250 × 150 आपको करना है। तो 15 × 25 कितना होता है, 375। तो 375,000, 37,500 यानी ऑप्शन बी स्क्वायर मीटर में इसका आंसर होगा। देखो सी और डी क्या, देखो मीटर स्क्वायर लिखे हुए हैं। पानी की में अल्कोहल के 20%, पानी में अल्कोहल के 20% घोल के 5 लीटर में से 1 लीटर पानी में अल्कोहल के 20% घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिश्रित किया गया। देखो पानी अल्कोहल का 20% का घोल है, जिसके 5 लीटर घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया गया, तो 6 लीटर बन गया। अब अल्कोहल की मात्रा क्या है, तो पहले अल्कोहल की मात्रा क्या थी, पहले अगर बात करूं अल्कोहल की, पहले अल्कोहल की मात्रा थी बेटा 5 लीटर में 20%, यानी कितना आएगा, 1 लीटर। नए मिश्रण में अल्कोहल कितना होगा बेटा, 1 लीटर तो अल्कोहल रहेगा ही रहेगा, पर मिश्रण कितना होगा, 6। तो 1/6 × 100 यानी 16 सही, 2/3 यानी 16.66% यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, ये 20 पैसे में है, 5 रुपए में है, परसेंटेज गुणा 100। परसेंटेज हमेशा, रेशो हमेशा, परसेंटेज हमेशा एक यूनिट मतलब सेम यूनिट में निकलते हैं। तो 20 को पैसे लिखा है, तो 5 रुपए को कितने पैसे लिखोगे, 500 पैसे लिखोगे। पैसे से पैसे कट गया, तो अब देखोगे ये कट गया 25 बार, 4% इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो सिर्फ कहानी किस चीज की, कहानी कैलकुलेशन की चीजों को समझने की है। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में एक कार्य को पूर्ण करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 10 महिलाएं एक साथ काम करके इसे कितने दिन में पूर्ण करेगी। फिक्स क्वेश्चन है। देखो 4 आदमी और 6 महिलाएं काम को 8 दिन में करती हैं, तो इनका 8 दिन का काम निकाला। इनका 8 दिन काम वही है जो कि 3 पुरुष और 7 महिलाओं का 10 दिन का काम है। तो इनका 8 दिन का काम इनके 10 दिन के काम की क्या है बच्चे, बराबर है। तो खोलोगे 8 × 4 = 32, मैन मेन फीमेल गुणा कर लो, खोल लो, 30 मैन और 70 फीमेल के बराबर है। तो इसको उधर ले आओ तो बेटा क्या बचेगा, 2 मेल। माइनस किया, इसको उधर जाके माइनस किया तो क्या आया, 22 फीमेल। ओके, तो यहाँ से एक आदमी और एक औरत की कार्यक्षमता निकाल लो। तो एक मैन और एक फीमेल की कार्यक्षमता निकाली, तो 22/2 यानी 11/1। इसका मतलब ये है कि एक आदमी अगर 11 काम करता है तो एक औरत एक काम करती है, इसका मतलब है ये। दोबारा बताता हूँ, ये लोग इतने दिन में काम करें, ये लोग इतने दिन में काम करें, तो आप इनको खोल लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो गुणा करते आप रेशो निकालोगे, तो रेशो निकालने पर आपको पता चलेगा कि एक आदमी की कार्यक्षमता एक औरत की कार्यक्षमता के साथ किस अनुपात में है। तो देखो एक बात बताओ, टोटल काम कौन कर रहा है, टोटल काम या तो ये कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं। तो 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर काम कितने दिन में करती हैं, 8 दिन में करती हैं। तो लिखो, तो एक आदमी कितना काम करता है, 11, तो 11 × 4 = 44, 1 × 6 = 6 गुणा 8, 50 × 8 यानी 400 यूनिट काम हो गया। 50 × 8 यानी 400 यूनिट काम हो गया। और ये कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं, शुरुआत से अगर हम बात करें, ये करें या ये करें, बात एक ही है। इससे करते तब भी यही आता, लेकिन आपको काम कराना है 11 औरतों से। तो 11 फीमेल का काम निकालो। एक फीमेल कितना काम करती है, एक 11 या 10, 10 है ना, 10 फीमेल का काम निकालो। अब आपको पता है कि औरत जो काम करती है वो कितना कर रही है, एक, तो वो एक दिन में 10 यूनिट काम कर सकती है। काम करना है 400, तो टाइम कितना लगेगा बेटा,
टाइम लगेगा 400/10 यानी 40 दिन। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन सेम पहले भी आया है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का ABCD का औसत 52 है। ABCDE, इन पांचों का औसत क्या है? 52 है। तो बेटा ये 52 है, तो और क्रमागत है, तो इसका मतलब ये 52 है तो ये 50 होगी, ये 54 होगी, और ये 56 होगी, और इस तरह से ये क्या होगी? 48। तो बोल रहा बी और ई का गुणनफल, तो बी है 50, ई है 56, गुणनफल करोगे तो बी गुणा ई 50 × 56 तो आ गया 2800। ऑप्शन ए। एक बौछार में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या मतलब समझते हो? कि अगर बारिश जो किसी पर्टिकुलर एरिया में आ रही है उसमें हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। 1.5 हेक्टेयर भूमि पर गिरे पानी की मात्रा ज्ञात करो। यानी एरिया दे दिया आपको, तो एरिया कितना? 1.5 हेक्टेयर। आपको यहाँ पर अगर हेक्टेयर का मतलब नहीं बताना कि हेक्टेयर का मतलब अगर हम बात करें तो 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको नहीं कर सकते। और ये आपको क्या दे दी? हाइट दे दी, यानी पानी की हाइट दे दी 5 सेंटीमीटर तक है इतने क्षेत्र में। तो पानी का वॉल्यूम निकालना है आपको। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो बेटा पानी की मात्रा आपसे पूछ रहा है, तो वॉल्यूम निकालने का सीधा तरीका होता है एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर आपको दे दिया, गुणा हाइट 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 100 का भाग लगा दिया आपने। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर ध्यान रखो 1.5 है ना, तो अच्छा 1 मिनट, ये 1 हेक्टेयर में होता है तो मैंने 1.5 नहीं लिखा। तो 1.5 हेक्टेयर में कितना होगा? कितना होगा? 1.5 से गुणा कर दो, 1.5 गुणा 10,000 यानी हो जाएगा 15,000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब वॉल्यूम निकालना है आपको। वॉल्यूम क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट कितनी है? 5/100, ये भी मीटर में बदल लिया इसलिए, तो 750 मीटर का क्यूब। ये आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, राइट आंसर। तो ये पता होना चाहिए कि आपको कि 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। या देखिए आप, 8/4 ब्रैकेट 3 - 2 गुणा 4 + 3 - 7 बराबर क्या होगा? इसमें जरूर गलती हो जाती है, कई लोग अलग तरीके से करते हैं। जैसे 8/4 ब्रैकेट के बाद कोई साइन है तो गुणा है, ये माइनस किया तो क्या आया? 1 आया, गुणा 4 + 3 - 7, ये क्वेश्चन है। पर कई लोग क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे, वो पहले मतलब इसको खोलेंगे, एक आएगा, एक को इससे गुणा करेंगे, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं, वैसे एक ही आ रहा है। तो 8/4 यानी 2, 2 × 1 × 4 + 3 - 7, तो हो गया 8 + 3 = 11 -7 यानी 4, इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। पर एक ध्यान रखना, ये ब्रैकेट है तो पहले इस ब्रैकेट का बाहर, ब्रैकेट के अंदर की चीज खुलेगी, उसके बाद जो बाहर आएगा वो गुणा में आएगा। तो गुणा को आपको लेना नहीं है, ध्यान रखना है, पहले डिवाइड को ही करना है आपको। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है, इसका परिमाप 206 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस दे दिया आपको 23, इक्वेशन नंबर 1। परिमाप दे दिया 206, 2 × लंबाई + चौड़ाई परिमाप होता है। तो प्यारे बच्चे अगर ये दे रखा है तो लंबाई और चौड़ाई का योग भी तो दे दिया उसने, 103। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जोड़ोगे, तो जोड़ने पर क्या आएगा? एल से एल कट जाएगा, ओ सॉरी बी से बी कट जाएगा, तो 2L दोनों को जोड़ने पर यह आ गया 126। तो लंबाई आ गई 63, लंबाई 63, तो चौड़ाई कितनी आएगी? चौड़ाई आएगी 63 यानी 40। हाँ है ना भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो 103 आ जाएगा। अंतर 23 है तो कोई डरने की जरूरत है नहीं। एरिया पूछ रहा है 63 × 40, तो पहले तो जीरो देख लो, 4 × 3 = 12, तो दो आज लास्ट में दो आना, जीरो और दो आना चाहिए, तो ऑप्शन ये आ गया। बाकी गुणा कर लो, जीरो 4 × 3 = 12 का 1, 24 और 1 25, 252। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है, उसकी चौड़ाई को 10% घटाया जाता है, नए आयत का क्षेत्रफल। कितनी बार क्लास में करवाते हैं, एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट से कर लो इसको, इस वाले कॉन्सेप्ट से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो।
तो बताओ लंबाई कितना परसेंट बढ़ाया, 10%। तो प्लस का 10, चौड़ाई कितना घटाया, 10। फिर दोनों को गुणा किया तो 10 × 10/100, ये तो कट गया। तो माइनस का 1%, तो मतलब 1% क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यानी घट गया है, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है तो उसी राशि, नहीं उसी 10 रुपए में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। ओके, एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में बताता हूँ। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ये है कि एक केले की कीमत को 20% घटा दिया आपने। घटाने की वजह से 10 रुपए की राशि में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो पूछ रहा है एक केले की प्रारंभिक शुरुआती कीमत क्या है। अगर इसका मतलब यही तो है क्वेश्चन का कि भाई 20% घटाया, उसी की वजह से तो 5 केले बढ़े। अगर ये घटाया नहीं जाता तो क्या ये 5 केले बढ़ते क्या? आप बोलोगे सर नहीं बढ़ते। तो यहां पर सारा खेल ही किसका है, इस चीज का है कि भाई 10-20% की जो कमी है ना, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, 5 केले क्या हो गए, बदले। ठीक है, तो 100%, हमेशा 100% का मान निकाल लो। तो यहाँ पर आएगा 5/20 × 100, कितना आएगा बेटा, 5 से घटा 25 केले। आपको हमेशा 100% का मान निकालना है। ये 25 केले का मतलब क्या है, आज आप 25 केले खरीद रहे हो और आप 5 केले ज्यादा खरीद रहे हो। तो प्रारंभ में केले, आज आप 25 खरीद रहे हो, 5 ज्यादा खरीद रहे हो, तो प्रारंभ में कितने थे, 20 केले। कितने रुपए में, 10 रुपए में, ये कह रहा है। तो प्रारंभ में 20 केले जो है उनका मूल्य क्या है, 10 रुपए। तो पहले एक केले का पूछ रहा है आपसे, 10/20 रुपए में, ऑप्शन पैसे में है तो गुणा से 100 कर लो आप। क्या आएगा, 50 पैसे, ऑप्शन सी। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रारंभिक, कई बार क्या होता है हम लोग फॉर्मूले से याद करते हैं तो हमको कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पूछ रहा है प्रारंभिक, शुरुआत वाला पूछ रहा है आपसे। 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि इसे 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। देखो लैंग्वेज को कैसे घुमाया, एक ही सेंटेंस छोटा सा बोला जा सकता था कि 10 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती, मतलब 10 पुरुष अथवा 12 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती, दोनों 10 दिन में कर रहे हैं। यदि कार्य पूर्ण करने का बीड़ा 15 पुरुष और 6 महिला उठाती है तो कार्य पूर्ण करने में उसे कितना समय लगेंगे। ये कह रहा है कि 10 पुरुष उतना ही काम कर पाते हैं जितना कि 12 महिलाएं कर पाती, क्योंकि दोनों 10 ही दिन ले रहे हैं। तो यहाँ से एक पुरुष और एक महिला का काम निकालेंगे तो बच्चे 12/10 आएगा, यानी 6/5 आएगा। क्या ये सही बात है क्या? बिल्कुल। अब देखो टोटल काम बताओ पहले, टोटल काम कौन कर रहा है। देखो टोटल काम आपको पता है कि 10 आदमी करते हैं 10 दिन में, इससे निकाल लो। एक आदमी कितना काम करता है, 6। अभी मैंने आपको बताया था यूनिट निकाल लेते हैं हम लोग, 10 × 6 × 100, सॉरी 10 × 6 × 10, तो अगर 600 यूनिट काम। इसका मतलब है चाहे वो 10 आदमी करें या 12 महिलाएं करें, काम कितना यूनिट करना होता है, 600 यूनिट। अब करवाना किससे है, 15 पुरुष, तो 15 मैन प्लस, क्योंकि मिलकर करवाना है, और 6 फीमेल से करवाना है। तो एक आदमी काम करता है 6, एक महिला काम करती है 5, तो 90 और 30 यानी 120 यूनिट काम हो गया। तो टाइम निकालना है आपको, तो टाइम क्या करोगे आप, टोटल आपको 600 यूनिट काम करना है, एक बार में आप 120 यूनिट काम करते हैं, तो डेज क्या लगेंगे बेटा, 5 डेज लगेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 12 बंदर 12 केले, ये हमारी क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। हम हमेशा जब टाइम एंड वर्क समझाते हैं तो पहले इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। बस वहां पर लिखते हैं 4 बंदर 4 केले, या लिखा है 12 बंदर 12 केले, बस लॉजिक वही है। 12 बंदर 12 केले, 12 12 मिनट, 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं। तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे, तो आंसर बोलते हैं लोग, आंसर क्या बोलते हैं लोग, इसका आंसर बोलते हैं 4 मिनट। क्योंकि 12 12 12 तो रीजनिंग में लगा देते हैं यहाँ पर। और लेकिन बच्चों यहाँ पर रीजनिंग नहीं लगाते, यहाँ पर क्या लगाना है, मैथ्स लगाना है आपको। क्या लगाना है, मैथ्स लगाना है। कैसे, जरा पहले तो चलो मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ पहले तो आपको। ऐसा क्वेश्चन होता है M1 D1 वाले कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर D1 तो है नहीं, टाइम है, चाहो तो H1 लिख दो, है ना। T1 लिख देता हूँ मैं, तो मिनट्स है इसलिए, अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 T2 और W2। ठीक है, देखो पहले 12 बंदर काम कर रहे हैं, 12 मिनट में कितने केले खा रहे हैं, 12 केले खा रहे हैं। केले खाना काम है इसलिए डिवाइड में रख दिया। अब 4 बंदर हैं,
टाइम पता नहीं है, पर केले कितने खाने, 4 खाने। तो देखो 12 से 12 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो T2 का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो आंसर आएगा 12 मिनट। क्या आएगा, 12 मिनट। अब आपके दिमाग में एक खुरापात आ रही होगी कि सर ये ऐसा क्यों हुआ। तो जरा सुनना, 12 बंदर 12 मिनट 12 केले खा रहे हैं, तो 12 बंदर को कितने केले दिए गए, 12 केले। इसका मतलब यह है कि बच्चे हर बंदर को एक केला दिया गया। हर बंदर यानी हर बंदर जब केला खाता है तो हर बंदर एक केला खाने में कितना समय ले रहा है, 12 मिनट का समय ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये बंदर खाएगा तो 12 मिनट लेगा, ये बंदर खाएगा तो 12 मिनट लेगा, क्योंकि सब पैरेलल काम कर रहे हैं। हर बंदर 12 मिनट में खा रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हर बंदर 12 मिनट में खाता है। तो ऐसा नहीं है कि पहला बंदर फिनिश करेगा फिर दूसरा स्टार्ट करेगा, नहीं, सब पैरेलल काम करें, वो भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है, तो हर बंदर को केला खाने में 12 मिनट का समय लग रहा है। अब यहाँ 4 बंदर हैं, 4 केले हैं, तो हर बंदर को एक केला दिया गया, तो आंसर आएगा 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत से 20% ऊपर अंकित करता है और 5% की छूट देता है, लाभ परसेंट ज्ञात करें। अब देखो ये क्वेश्चन कई सारे तरीके से किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले सीपी आपने मान लिया 100 रुपए, फिर आपने अंकित कितना किया बच्चे, अंकित किया आपने 20% ज्यादा, यही तो बोल रहा है 20% ज्यादा अंकित किया, तो हो जाएगा 120। अब 120 पर आपने छूट दे दी कितना परसेंट, 5%। तो आपने यहाँ पर 5% क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 120 का 5% निकालोगे, ठीक है। 120 का क्या निकालना है बेटा, 120 का आपको 5% निकालना पड़ेगा। तो 120 का 5% कितना होता है, तो गुणा करोगे आप, तो यहाँ पर देखो 120 का 5% निकालोगे, 5% का 1/20, 6 हो गया। तो 6 होगा तो 114 में बेचोगे आप, कितने में, 114 में बेचोगे। तो आप बताइए कि 100 वाली चीज 114 में बेची गई, तो बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो आप बोलोगे सर 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 14% का प्रॉफिट हुआ। ये 120 का 5% निकाला है, ठीक है। 120 गुणा 5, 600, 600/100 यानी 6, और 6 रुपये आपने डिस्काउंट दिया तो आपने 114 में बेचा। ऑप्शन में नहीं, आंसर क्या, नन ऑफ दीज। एक तरीका तो ये है, लेकिन इसको ऐसे समझो एक बार आप, एक ही प्राइस को पहले बढ़ाया फिर घटाया, तो क्या सक्सेसिव काम चल रहा है, जी हाँ। तो क्यों ना मैं प्लस माइनस एक्स वाई वाले फॉर्मूले से कर लूं, बिल्कुल ये भी काम करता है ऐसे। जब आपने अंकित मूल्य को मार्कअप किया है, बढ़ा के लिखा है, तो पहले आपने 20% बढ़ाया तो प्लस का 20, फिर आपने 5 घटाया तो माइनस का 5, फिर 20 गुणा 5/100। तो जरा देखो ये हो गया, 20 में से 5 गया तो 15, और देखो ये एक बचेगा तो आएगा 14, और ऑप्शन में 14 नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछता है आपसे, और ये सब आपको पढ़ना है तो भैया हमारे से जरूर जुड़ना पड़ेगा आपको। एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 846 रुपए पर विक्रय कर 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। दूसरे को 966 रुपए पर विक्रय कर 4% की हानि उठाता है। आगे बोला उसका कुल लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करो। देखो यहाँ पर दोनों का विक्रय मूल्य समान नहीं है, क्रय मूल्य समान है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन पूछ रहा है दोनों पर मिलाकर कुल लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करा, कैलकुलेशन करवा रहा है वो आपसे। तो देखो क्वेश्चन मेरे को करने का तरीका क्या है, अगर मैं इसका पहले का, जिससे पहले ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ, पहला ट्रांजिस्टर सीपी कितना मान लो बेटा, 100 रुपए। तो एसपी कितना होगा बेटा, 120, क्योंकि लाभ दे रखा है ना। तो 120 का मान 846 दे रखा है, 100 का मान निकालो। तो 846 अगर 120 के बराबर है, कैलकुलेशन पे पता चलेगा क्या है इसका, 5/6, 6 से काटा 141, यानी 705 रुपये अपना पहले का सीपी आ गया। अच्छा दूसरा निकालो अब। उसका सीपी अगर हमने 100 माना, तो आपको दूसरे पर 4% की हानि हो रही है, तो लॉस में बेचोगे, कम में बेचोगे। तो बेटा विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा 96, और 96 का मान कितना है, 966 आपको दिया हुआ है। तो सीपी निकालो, तो 966/96 गुणा 100, काट लो, काट के छोटा कर लो जितना कर सकते हो। ये आ गया 24, ये आ गया 25, 4 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है ये तो 3 से, 6 से कट रहा है ये, 6 से कट गया 4 बार, 6 से कट गया 16, 161, गुणा करेंगे 25 से कम 25, या 25 से ऊपर नीचे, लेकिन कोई कैलकुलेशन, 25 से कम 25, कैरी 2, 25 से कट 150 और 2, 152, कैरी 15, 25 से कम 25 और 15, 40, डिवाइड बाय 4 करो, 1002,
06.25 ये आ गया हमारे पास सीपी। थोड़ी कैलकुलेशन है, बस ध्यान रखिएगा। चलो अब टीसीपी निकालो सबसे पहले तो। कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, दोनों को जोड़ोगे 7 और 5 11, तो 1711.25 हमारे पास आ गया सीपी। और टीएसपी निकालेंगे तो जो टोटल कितना आएगा, दोनों को जोड़ोगे 6 और 6 12 का 2, कैरी 1, 10 और 1 11 का 1, कैरी 1, 17 और 1 18। तो प्रॉफिट हो गया, ये बात तो पहली बात तो ये तो आंसर ये लॉस वाला तो नहीं होगा, प्रॉफिट हो रहा है, दिख रहा है। तो प्रॉफिट निकाला तो प्रॉफिट कितना है बेटा, 0.75 का तो प्रॉफिट हो गया। और 11 में से 11 गया तो 100.75 का प्रॉफिट हो गया। और ये किस पर हुआ प्रॉफिट बेटा, 1711.25 पर प्रॉफिट हो गया, गुणा 100। और यहाँ पर अब देखोगे, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन को देखो, तो अगर देखो ये ऑप्शन दोनों में है, 7 और 17 और 13, पर आप देखो 17 6 102 होता तो 6 वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन एक होगा या लास्ट होगा डी। अगर ये इसका 17 गुना है ना, तो सबसे बढ़िया आंसर इसका ये होना चाहिए, 17 5 85 लगभग इसके आसपास कोई आंसर हो सकता है इसका। तो अगर मैं इसको 16 सॉल्व कर लूँ, चलो अब कुछ नहीं अपने पास, यही चारा कुछ है नहीं, तो इसको चेक करना ही पड़ेगा आपको। 1711.25, क्योंकि 16/17 लिखा हुआ है, 15/16 17 भी लिखा होता तो 17 5 85 अब वो भी नहीं है ना ये, तो इसलिए अपन को ऐसे करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब देखो इसको काटने पर अगर हमने पॉइंट हटा दी भी दिया, 25 से कट रहा है क्या, 25 चौक 100, ठीक है, जीरो, 25 से कम 25, ठीक है, 25 से काटा, 25 छिका 150, 150 ने 21 बचेगा, 211 हो गया, 25 × 2 211 हो गया, 112, 25 चौक 100, 25 5 125। अब और देखो कुछ कट रहा है क्या, मतलब क्या कहूँ मैं इसको, कैलकुलेशन 17 से तो नहीं कट रहा है ये, तो सीधा कैलकुलेशन का बेस है, लेकिन ये आंसर जो अगर नियर बाय दे तो 17 से नहीं कट रहा है यार ये। और कुछ मैंने कुछ देखा हो तो, कुछ गलती करी हो तो देख लो। अगर दोनों को जोड़ा, 7 और 5 11, 17 1711.25, ठीक है, ये टीएसपी हो गया। 1711, 25 एकम 25, कैरी 2, 25 का 150 और 2 152, कैरी 15, 4025। इसका भाग लगाया 1 जीरो, जिसमें जाएगा नहीं, 25 6 चौक 24, एक बचा पॉइंट, 10 हो गया 2 5, ठीक है। तो लगभग इसका जो आंसर आएगा बेटा, वो फिर या तो ऑप्शन ए में जाना चाहिए। इसका 17 गुना देखो ना एक बार, सीधा सीधा इसका, तो 17 गुना अगर आप देखोगे, तो सीधा सीधा लगा के देख लो रे यार, इतना क्यों टाइम खराब कर रहे हैं इसमें। 40100 डिवाइड बाय 6845, ये देखो 5 बार 4 है क्या भाग, तो अगर मैंने 5 बार 6845 गुणा 5 किया, 25 कैरी 2, 5 चौक 20 और 2 22, कैरी 2 42, कैरी 4, 30 और 4 34, ये आ गया। अब 30 और 4 34 हमारा ये आ गया। बाकी तो अब वही वाली बात है, काटने वाली बात है, तो काटते तो ये आ गया, कितना बचेगा ऊपर, ये बचेगा अपने पास 75, तो एक बचा है ना, ये हो गया 100, 400 में से अब घटाना है आपको ये, तो हो गया 58 डिवाइडेड बाय 6845, ये 16/17 की फॉर्म में बचे, कहीं से नहीं लग रहा भैया। कैलकुलेशन में अगर कहूँ तो जो है क्वेश्चन में, देखो, तो अगर ये मैं कहूँ तो अगर ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो, देखो 17 वाला तो कट नहीं रहा है, कन्फर्म है, तो यानी इसका मतलब ये तो देखो अपने पास था ही नहीं, ये लॉस भी नहीं था, गेन भी नहीं था। और ये वाला आंसर देखो मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि पूरा 17 से कट, जब 17 से कट ही नहीं रहा तो 17 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं। आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। देखो एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिसमें आपका समय खराब कराया जाए, देखो ना आपके सामने समय खराब किया ही है, क्योंकि रिलेट करने की बात है, तो रिलेट नहीं हो रहा इसलिए क्या गया, नन ऑफ दीज, ठीक है। 7 + 7 डिवाइड बाय 7 गुणा 7, तो 7 प्लस पहले डिवाइड यानी 1 गुणा 7, तो 7 और 7 14, डन। एक आयत का क्षेत्रफल
252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो एरिया क्या होता है? इसको 9x मान लो, ज़्यादा बेटर है। देखो मुझे तो ध्यान है कि गुणा करने पर यूनिट बढ़ेगी, इसलिए मैंने x मान लिया आपके लिए। तो अगर मैं बोलता हूँ लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आपको 252 दिया हुआ है, वो यहाँ यूनिट का स्क्वायर लिखता, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा? 252 डिवाइडेड बाय 9 × 7। 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 8 72, 7 से कट गया 4 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स का मान आएगा बेटा 2। पूछ क्या रहा है? परिमाप। तो बेटा लंबाई कितनी होगी? 9 दूनी 18, चौड़ाई कितनी होगी? 7 दूनी 14, और आपको परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप निकालना है आपको। परिमाप क्या होता है बेटा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 18, चौड़ाई कितनी है? 14, 32 दूनी 64। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक नगर की जनसंख्या वार्षिक 5% से बढ़ती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 74,970 है, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? पहले की बात चल रही है। अब बताओ 5% की दर से बढ़ रही है। 5% मतलब 1/20 होता है। तो बताओ अगर 1 वर्ष पहले 20 है, तो आज कितनी होगी? बढ़ रही है, यानी 21 हो जाएगी। तो 2 साल की बात चल रही है, तो 2 साल के लिए स्क्वायर कर दीजिए आप। तो 20 का स्क्वायर 400, और 21 का स्क्वायर 441। ठीक है। अब जरा बताओ, ये 441 जो है ना, वो है 74,970 के, क्योंकि आज की और 2 साल पहले की है। 441 गुणा 400, 9 से काटा, 9 × 4 = 36, 9 × 9 = 81, 9 से काटा, 9 × 8 = 72, 2 बचा, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 0। 7 से काटा 7 बार, 7 से काटा 7 × 1 = 7, कितना बचा? 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63, ये कट गया 17 बार। तो आया सी, 68,000 इसका राइट आंसर हो गया है। और अगर आप भी करना चाहते हैं पटवार के लिए मैथ्स रीजनिंग की तैयारी, यानी आप 30% पोर्शन को कवर करना चाहते हैं, तो बच्चों आप आज ही हमारे मैथ्स और रीजनिंग के जो लाइव बैच है उससे जुड़ सकते हैं। दोस्तों पटवार के लिए हमने एक नया लाइव बैच स्टार्ट कर दिया है। अगर आप पटवार की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर मैथ्स रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, यानी 30% पोर्शन आप अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं बच्चों, कितना परसेंट? 30% पोर्शन आपको ध्यान रखना है, मैथ्स और रीजनिंग का रहेगा पटवार के सिलेबस में। आपने पटवार का सिलेबस नहीं देखा है, और इसकी जो एग्जाम डेट है वो 10 और 11 मई को होगी। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे पटवार की तैयारी करना चाहते हैं, आज ही हमारी ऐप अनंत एजुकेशन को इंस्टॉल करें। और अनंत एजुकेशन को इंस्टॉल करके आप हमारे पटवार के कोर्स, लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम शुल्क में, मैं कहूंगा आप लोगों को 50% छूट के साथ आपको ये ऑफर, ये कोर्स आपको मिल रहा है। तो जो भी बच्चे पटवार की तैयारी करना चाहते हैं मैथ रीजनिंग को लेकर, वो हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। और ये कोर्स बड़ा ही शानदार कोर्स है, जबरदस्त तैयारी होगी, बड़ा ही मजेदार कोर्स रहेगा, जरूर जुड़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे अच्छी बात कि इस वीडियो की अगर मैं कहूँ पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा 8005703880 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारा जो पटवार का जो कोर्स है उसके अंदर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी बच्चों। तो आप इस पीडीएफ से जुड़ सकते हैं, की पीडीएफ ले सकते हैं आप हमारी ऐप पर जाकर। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप करिए पटवार के नाम से, आपको इसका वो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, शुरू करते हैं, देखिए।